शुरुआत करते हैं मेंटल एबिलिटी से। ठीक है, पहला जो हमारा सेक्शन है, देखो बेटा, पहला सेक्शन, इसमें हम लोगों को छांटना होता है ऑड मैन आउट, यानी कि सबसे जो भिन्न है, जो सबसे अलग है, उसको छांटना होता है ना। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको देखना है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे डिफरेंट कौन सा है बेटा, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जरा देखिए इसमें क्या है बेटा, इन सभी में अगर आप देखोगे तो बड़े गौर से देखोगे बेटा, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जस्ट एक नजर दौड़ाओ, क्या लग रहा बेटा, कौन सा अलग होना चाहिए आपको। इन सभी में देखो, इन सबको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलते हैं? जो बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए बेटा, है ना, जिसमें अंदर की तरफ गड्ढा नहीं है, अंदर की तरफ लाइन नहीं गई हुई है, कोना नहीं गया हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन। ऋतिक बेटा, सैनिक स्कूल का मॉडल पेपर सेकंड जल्दी आएगा, आप प्रैक्टिस करते रहे, है ना। तो ये सारे बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, बात समझ में आ रही है। ये कॉनकेव पॉलीगन है क्योंकि अंदर की तरफ ये घुसा हुआ है, आप देख रहे हो ये कॉर्नर जो है अंदर की तरफ है, सो दिस इज कॉनकेव पॉलीगन। मैथमेटिक्स में मैंने आपको ज्योमेट्री में, बेसिक ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ाया बेटा, तो ऑप्शन ए विल बी द डिफरेंट वन। चलिए सभी बी का आंसर बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलो, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी में हम नहीं चाहते कि ज्यादा समय लगे। जितना समय आपको एग्जाम में लगना चाहिए उससे कम समय यहां लगाओगे, तब जाकर के बेटा एग्जाम में सही ट्रैक पे आ पाओगे। ठीक है, 2 3 4 5 जरा देखिए यहां पे बेटा, अगर हम 2 को देखें, प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, बट 4, व्हाट अबाउट 4? 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है कि नहीं? बोलो हाँ बेटा, है ना। बाकी सारी संख्याएं अभाज्य, ये अकेला बेचारा भाज्य है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहां पे जो फ्लैग बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट है आपका रोटेशन का, बात समझना। रोटेशन माने गुरुजी क्या हुआ? अब ये जो फ्लैग है इसको रोटेट करोगे ऐसे, हमने इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिया बेटा, तो क्या हमें ये मिल जाएगा? देखो थोड़ा इमेजिन करो बेटा, कैन यू गेट दिस फिगर? अगर आप इसको रोटेट करोगे तो क्या ये मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल। अगर आप थोड़ा और रोटेट करोगे बेटा ऐसे, तो क्या ये भी मिल जाएगा डी वाला? हाँ, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन को अपने बढ़ाओ बेटा, अगर आप इसको कितना भी रोटेट करो सी ऑप्शन नहीं मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब ऐसे रोटेट करोगे तो डंडी इधर आएगी ना कि इधर। थोड़ा सा करके देखो बेटा, सोच के देखो कि जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये डंडी जो है इधर आएगी ना कि इधर, तो ऑप्शन कौन सा होगा? क्या सी ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही मास्टर, बात तो तुम्हारी सही है ना। चलिए इसमें देखो बेटा, फटाक से जल्दी देखो और मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए। हाँ, रेशमा, अंश, बाकी बताओ बेटा, रमा, सारा, रोहन, बताओ व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ बेटा क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखना, बात समझो मेरी बेटा, यहां पे ये 3 है, एक सेकेंड, 3 4 6 5 5 6 3 4 6 5 4 3, है ना। पंचभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, षटभुज है। बात ध्यान से समझना बेटा, यहां आमने सामने देखो, ये एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, ये एक अगर इवन नंबर है तो ये भी एक इवन नंबर है, यानी ऑड ऑड सामने सामने, इवन इवन बिल्कुल आमने सामने, यानी आमने सामने की जो आकृतियां हैं उनमें जो बेटा लाइंस हैं वो ऑड है या तो इवन है, समान है। अगर ऑड है तो ऑड है और इवन है तो इवन है ना। इसमें देखो, इसमें भी क्या वही बात नजर आ रही है इस वाले में? यस, ये भी ऑड, ये भी ऑड, यानी आमने सामने के ऑड ऑड, ये दोनों इवन इवन, है ना। ये दोनों इवन इवन और ये दोनों ऑड ऑड, जबकि यहां पे कहानी अलग है। अलग कैसे मास्टर? देखो बेटा, यहां पे ऐसा है, ये है ऑड और ये कैसा है? अरे मास्टर ये तो गड़बड़ हो गया भाई, है ना। ये ऑड है, ये इवन है, बेटा काम नहीं चलेगा। सामने वाले जो है अपोजिट वाले, वो ऑड होने चाहिए या तो इवन होने चाहिए। ठीक है, सो द आंसर विल बी 2। यस सोनी, बिल्कुल से बेटा, द आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट बिल्कुल चूरन पार्ट है बेटा, ये मैं कहता हूं क्योंकि झोली भरने वाले सवाल आते हैं। देखो, क्योंकि सेकेंड पार्ट में है कुछ नहीं, करना क्या है, आपको सिमिलर देखना है, यानी आपको क्वेश्चन फिगर मिलाना है, आंसर फिगर में देखना है कि कौन सा एग्जैक्टली हूबहू बिल्कुल वैसा ही है। क्या कुछ और देखना उसमें? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है बेटा।
सेकेंड वाला आप जल्दी जल्दी करते चलेंगे बेटा। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाला कहां गया, मतलब पार्ट सेकेंड ये रहा बेटा। चलो, सिमिलर फिगर का पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट सिमिलर फिगर। क्या आप कर लोगे इसको या कराने की जरूरत है बेटा, बताओ। पांचवें के जैसा कौन दिख रहा है? ये तो नहीं हो सकता, इसमें कहानी अलग है थोड़ी, इसमें भी ये इधर अलग हो गया, इसमें भी इधर अलग हो गया। डी ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, है ना जी, डी ऑप्शन। इसकी तरह बताओ बेटा कौन सा दिख रहा है? बी ऑप्शन सीधा दिख रहा है। इसकी तरह बताओ कौन सा दिख रहा है? मुझे तो ए ऑप्शन दिख रहा है, क्या ख्याल है तुम्हारा? इसमें देखो ऑप्शन 8 में, क्वेश्चन 8 में देखो बेटा, अब ये कुछ कुछ का मुंह जो है सीधा है, मुस्कुरा रहे हैं, और कुछ कुछ का मुंह टेढ़ा गिरा हुआ है, सारे आलसी। देखो इसमें देखो भाई, ये जो है मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये पहले सैड है, दुखी है, इसको हटा दो। और नाक देख लो भाई, नाक ये इधर की तरफ ऐसे है, तो यहां भी इधर की तरफ है, तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसकी नाक अलग है। इसकी नाक तो ऐसे है, लेकिन थोड़ी आंखें देखते हैं, आंखें बेटा, आंखें देखो, ये बहुत बढ़िया आंखें, ये देखो, ये तो तिरछा आंखें, उल्टा तिरछा है, तो ये हो नहीं सकता बेटा, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो जब थोड़ा टफ लगे कि यार बहुत टाइम लग रहा है मैच करने में, मिलाने में, तो एक काम करो, एक एक ऑप्शन को किनारे करते जाओ कि भैया तुम तो हो नहीं सकते, तुम भी नहीं हो सकते, तुम भी नहीं हो सकते, बचा कौन सा? जो बचेगा दैट विल बी द आंसर, है ना। एलिमिनेशन मेथड मतलब एक एक को निकालते जाओ, एक एक को हटाते जाओ, ठीक है। चलो, है ना। आइए भाई चलते हैं अगले सवाल पे बेटा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में क्या है? पैटर्न वाला क्वेश्चन है, पढ़ो जरा, सोचो क्या इसमें, देखो क्या लिखा हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग। मतलब लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन फिगर है जिसका एक पार्ट मिसिंग है। दाईं और उत्तर चित्र में एबीसीडी पर गौर करें और बताएं कि किसको बिना दिशा परिवर्तन के चित्र के पैटर्न, प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए यहां पे बिठाया जा सकता है। कहने का मतलब ये बेटा कि यहां पे 4 भाग आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें से 3 भाग, 3 पार्ट तो भरा हुआ है, एक पार्ट गायब है ना। 3 पार्ट बेटा भरा हुआ है और एक पार्ट गायब है। उस गायब वाले पार्ट को आपको बताना है, देखना है, और उस गायब पार्ट को बताना है कि कौन सा पार्ट गायब है, ठीक है। देखो 1 2 यहां पे क्या आएगा बेटा, साफ सीधी बात है मास्टर, सीधी बात, नो बकवास, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो ए बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी, ए बी सी और डी, ऐसे देखो बेटा रोटेशनल उसमें जा रहा है ना, ए बी सी और डी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम यहां देखें बेटा तो ये ऐसे जो है आपका आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोलो हाँ। यस नीरज बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। राम कुमार सही है बेटा, श्याम, केतन ठीक है, अंश प्रजापति ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे शानदार जवाब देते हुए चलो बेटा। यहां देखो, यहां पे पैटर्न क्या चाहिए हमको, पहले तो ये लाइन इधर है, देखो ध्यान से देखना, ये लाइन इधर है, तो यहां भी एक लाइन आएगी क्योंकि हर तरफ लाइन है। ये जो चीज अगर यहां हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, हमें बहुत खुशी मिल जाएगी बेटा कि ये अगर यहां आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ। ऐसा यानी अगर ऐसा आकृति, ऐसा फिगर हमको मिल जाए तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा, बोलो सही बात है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो यहां इसको बिठाओगे तो ये पैटर्न हो जाएगा पूरा, ठीक है जी, मजा आ रहा है? यस बोलो बेटा, बोल दो गुरुजी मास्टर मजा आ रहा है, मतलब बढ़िया सवाल है। ऐसे ही सवाल तुमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बेटा, तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही सवाल, एक जरा सा भी इधर से उधर नहीं होगा, बात समझे। बस मास्टर जो कह रहा है बेटा करते जाओ, मेहनत करते रहो, ठीक है। चलिए अच्छा, और आपके रिवीजन के लिए हमने ऐप में क्रैश कोर्स भी डाल दिया बेटा, तो आप चाहे तो क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, है ना। रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, तो क्रैश कोर्स में कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डेड फुल बैच में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन का समय आ गया बेटा, रिवीजन के लिए हमने क्रैश कोर्स ऐप में डाल दिया है। चलिए यहां पे देखिए ACE, अब देखो बेटा क्या हो रहा है, यहां पे ए के बाद बी को छोड़ा, सी यहां पे ला दिया, लिख दिया, फिर सी के बाद डी को छोड़ के ई को लिख दिया, ई के बाद बेटा एफ को छोड़ा, क्या यहां जी आएगा, बोलो हाँ या ना। ए के बाद बी छोड़ा, सी आया, सी के बाद डी छोड़ा, ई आया, ई के बाद एफ छोड़ा तो जी आएगा। अरे हाँ जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो बेटा, अगले सवाल में क्या है भाई, ये यहां पे है, कूद करके यहां आ गया,
ठीक है, कूद करके बेटा यहां आ गया और ये कूद करके चला जाएगा यहां पे, यानी कि अगले वाले सीरीज में, अगले वाले डिब्बे में भाई ये रंगा हुआ होगा, ये जो है शेडेड पार्ट होगा। सही बात है, बोलो बेटा, बी ऑप्शन है ना जी। चलिए अगला सवाल देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना। यहां पे एक छोटा सा कलर्ड पार्ट है, अब इसका एक बड़ा भाई आ जा रहा है इसके साथ में, है ना। तो ये छोटा सा कलर्ड पार्ट है, इसका एक बड़ा भाई इसके साथ में आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बोलो डी होगा क्या, देखो बेटा बताओ तो जरा, क्या डी ऑप्शन सही होगा, राजेश, हाँ नीरज, केतन, बोलो बेटा 15 का बताओ, 15 का। अच्छा, जब तुम लोग आंसर दे रहे हो बेटा तो लिख दो, कमेंट में लिख दो कि मास्टर 15 का बता रहे हैं, 14 का बता रहे हैं, 13 का बता रहे हैं, तब तो मुझे पता चलेगा कि किसका आंसर आप लोग बता रहे हो बेटा, है ना। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन जरा देखिए बेटा, देखो क्या सीरीज में, क्या सीरीज क्या बन रहा है यहां पे, 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 + 2 कितना हुआ 6, 6 + 2 कितना होगा 8। ठीक है, 6 + 2 वाली सीरीज है बेटा, बिल्कुल आसान चूरन सवाल। चलिए बिल्कुल लड्डू सवाल है भाई। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन वाज दिस, अरे खत्म, खत्म कैसे भाई, एक सेकेंड, हमने 4 कर लिया इसका, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 तो हो गया, ठीक है 16 तक हो गया बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 5। इसमें क्या करना है बेटा, पार्ट 5 को हम लोग क्या बोल, और ये सारा पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ का टेंशन मत लेना, मास्टर इज हियर, नो फियर माय डियर। देखो बेटा पांचवा जो पार्ट है, क्या करना है इसमें, इसको एनालॉजी वाले सवाल बोलते हैं, एनालॉजी, है ना, यानी कि सह संबंध वाले। ठीक है बेटा, इसमें क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन देखो तुम्हारे लिए पढ़ लेना, मैं हमेशा कहता हूं इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, एग्जाम में भी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा अगर उसने दिमाग लगाया तो इंस्ट्रक्शन चेंज कर देते हैं, और इंस्ट्रक्शन अगर मान लो थोड़ा सा हट के सवाल आ गया बेटा, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपको। फिलहाल यहां पे देखो, इनमें क्या करना है, इनमें कोई एक संबंध है, रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन इसमें और इसमें है बेटा, वो आपको पता लगाना है। क्या हो रहा है यहां पे देखो, ये जो ऊपर वाला फिगर है वो बड़ा हो जा रहा है और नीचे वाला बड़ा फिगर छोटा हो जा रहा है, यानी ऊपर वाला जो, या तो ऐसा आप कह सकते हो बेटा, ऊपर नीचे मत समझो, ऐसा कह सकते हो कि जो छोटा फिगर है वो बढ़ जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, और जो बड़ा फिगर वो कैसा, छोटा हो जा रहा है कि नहीं। तो यहां देखो बेटा, ये छोटा फिगर है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा फिगर है तो ये छुटकू सा ऐसा हो जाएगा ऊपर। सही बात है, डी ऑप्शन को लॉक करें, बोलो जनता क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, देखो बेटा ध्यान से देखो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो। यहां पे क्या है समझो, ये जो दोनों लाइंस है बड़ी वाली, वो तो बेटा छोटी हो गई, और जो छोटी लाइंस है वो बड़ी हो गई, बात समझे। यहां पे बड़ी बड़ी 3 लाइंस है तो वो तो छोटी हो जाएंगी, और छोटी छोटी 2 लाइंस है तो वो बड़ी हो जाएंगी। समझ में आ रही बेटा, बड़ी जो लाइंस हैं वो छोटी हो जा रही हैं, और जो छोटी लाइंस है वो बढ़ जा रही हैं। वही काम यहां भी होगा कि जो बड़ी लाइंस है वो बेटा छोटी हो जाएंगी, और छोटी लाइंस क्या है, बढ़ जाएंगी। बात आ रही है समझ में, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, सही है, हाँ बिल्कुल सही बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट। अंश का आंसर बढ़िया आ रहा है, आयुष स्मार्ट बॉय कौन है भाई, नीरज, हाँ अनिल, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया जी, अगले सवाल पे आ जाओ, चलते हैं। यहां पे देखना बेटा, 3 लाइन से मिलकर के अगर बनता है ट्रायंगल, तो मुन्ना ये बता दो कि 4 लाइन से मिलकर के क्या बनेगा, क्या ये रेक्टेंगल या चतुर्भुज बनेगा या स्क्वायर बनेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है मास्टर। चलिए अगला सवाल बेटा, ये लो, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल सारे हैं बेटा, कोई बड़ा सवाल नहीं है ना, सारे छोटे ही सवाल हैं, बस ये है थोड़ा ध्यान से करना। देखो इसमें क्या है, जो लाइंस पैरेलल हैं उन्हीं से मिलकर के एक फिगर बन रहा है, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो जो लाइंस यहां पे पैरेलल हैं उन्हीं से मिलकर के एक फिगर बनेगा। 4 लाइन है तो क्या ये चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल या फिर स्क्वायर बनेगा,
बोलो बेटा, हाँ या ना? ऑप्शन ए। चलो आइए, ये हो गया खत्म कहानी। आइए बेटा चलते हैं अब पार्ट नंबर 6 पे। एंड इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे देता हूं, जरा समझो बात। इसमें करना यह बेटा कि ये जो क्वेश्चन फिगर इधर देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सारे ऑप्शंस हैं, है ना? आपको देख करके ऑप्शंस में से बताना है कि ये कहां पे फिट होगा। फिट होने का मतलब क्या है, क्या चीज बनाना है हमको। हो सकता है कि हमें एक स्क्वायर बनाना है हो सकता है कि हमें एक पेंटागन बनाना हो सकता है हमें एक ट्रायंगल बनाना हो सकता है हमको एक बेटा सर्कल बनाना हो। तो ये डिपेंड करता है। देखो यहां लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक फिगर, कोई सा भी ज्योमेट्रिक फिगर जो भी बने यहां पे उसको कंप्लीट करेंगे। यहां पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी ये करते हैं कि हर बार वो कभी कभी वो रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे। बेटा देखो, रेक्टेंगल से पहले हमें स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। अगर स्क्वायर नहीं बन रहा है तो रेक्टेंगल बना सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, बोलो? स्क्वायर बनाने पे फोकस करना है कि क्या स्क्वायर बन रहा है। अगर स्क्वायर नहीं बने तो जाहिर सी बात है भाई, रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल बनाओ। लेकिन अगर स्क्वायर बन रहा है तो सबसे पहले क्या बनाओगे, बोलो बेटा? रेक्टेंगल बनाओगे या स्क्वायर बनाओगे, बोलो जरा? हाँ ऋषु ठीक है बेटा, रेक्टेंगल बनाओगे या स्क्वायर बनाओगे बेटा, बोलो? आशीष ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अगर रेक्टेंगल भी बन रहा है, किसी ऑप्शन को जोड़ करके स्क्वायर भी बन रहा है, तो आप क्या बनाने की कोशिश करोगे? क्या रेक्टेंगल या स्क्वायर? किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा बेटा, बताओ जरा जल्दी से। क्या आप रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करोगे या स्क्वायर? स्क्वायर, यशवंत बिल्कुल सही बेटा, स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे अगर हम इसमें देखें बेटा, ध्यान से देखना, अगर हम इसमें देखें तो यहां से ऐसे अगर जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। हाँ जी। वैसे ही इसमें देखो बेटा, इसमें अगर हम ये पार्ट जो है ये जोड़ दें, कौन सा पार्ट बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। सीधी सी बात है बेटा, कुछ पूछना कुछ समझना है ही नहीं जी इसमें। बिल्कुल सीधी बात है बेटा कि अगर इसमें ये पार्ट जोड़ दोगे तो बी बन जाएगा, है कि नहीं? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो जी, इसमें आपका ये देखो बेटा, ये ऐसा जब जोड़ोगे, हाँ यही मैं आपको समझाने वाला था। जब ये जोड़ोगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन आपको जोड़ना चाहिए यहां पे। लेकिन आप कहोगे मास्टर नहीं 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 नहीं, आज तो हमारा मन है कि हम ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करें। बड़ा प्यार आ रहा है भाई, इसको देख करके एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करते हैं। बेटा ये भी फिट हो जाएगा, देखो कैसे, ये भी फिट हो जाएगा, यहां पे ऐसे फिट हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या बना? क्या ये रेक्टेंगल बना या एक स्क्वायर बना? बोलो। ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि आयत बन रहा है बेटा, यहां पे ये गलत होगा, ये गलती मत करना। वही मैंने आपसे बोला कि जब कभी रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दोनों बने तो आपको स्क्वायर को चुनना है, ना कि रेक्टेंगल को। क्या ये बात समझे? यहां पे ये डिफरेंस समझे बेटा? हाँ ऋतिक विल ट्राई बेटा, डोंट वरी। क्या ये बात समझे? हाँ, आपका स्क्वायर वाला आंसर सही होगा, यानी आंसर सही होगा ये वाला, डी वाला। ये नहीं सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है? ये गलती मत करना। यहां देखो भाई, यहां भी वही काम करते हैं, आ जाओ, सेम कहानी दोहराते हैं। ये चीज अगर हम जोड़ दें कहीं से ला करके तो ऑप्शन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन में बेटा, पार्ट नंबर 7। आइए पार्ट 7 पे चलते हैं बेटा। पार्ट 7 में क्या है? पार्ट 7 में आपको मिरर इमेज देखना है, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, कि ये जो इमेज है वो कैसा मिरर में दिखेगा। दिस इज पार्ट 7 एंड इट्स कॉल्ड मिरर इमेज। क्या कहलाता है बेटा, जरा बताओ मुझे? ये कहलाता है मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। देखो बहुत सीधी सी बात है, इसका एक ट्रिक बताता हूं मैं, तरीका बताता हूं। मिरर इमेज सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि जो चीज मिरर के बिल्कुल करीब है वो मिरर के बिल्कुल करीब ही दिखेगा, बिल्कुल नजदीक ही दिखेगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये मिरर के नजदीक है ये पॉइंट, तो यहां पे ये पॉइंट मिरर के नजदीक आएगा। ये पॉइंट मिरर से थोड़ा दूर है तो ये थोड़ा दूर आएगा, यानी कि लाइन ऐसे बनेगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जो चीज मिरर के करीब है, नजदीक है,
वो तो नजदीक बनेगा उसका जो है बेटा उसका इमेज, और जो मिरर से दूर है वो उसका इमेज मिरर से दूर बनेगा। बात समझे? ये लाइन आपने ट्रेस कर ली, एक दो लाइन ट्रेस करो बेटा, पूरा ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, ना ना ना, एक दो लाइन ट्रेस करो बस, कोई सी भी एक ऐसी तिरछी लाइन है स्लैंट, उसको ट्रेस कर सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर आकृति उसमें दिया हुआ है, कोई एक विशेष जो है आकृति दी गई बेटा, उसको ट्रेस कर सकते हो। सबको ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। देखो ये हमने ट्रेस कर लिया, अब हमको ये पता चल गया कि भाई एक लाइन तो ऐसी होगी, पहली वाली लाइन, तो ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये लाइन ऐसी है बेटा, ये नहीं होगा। ये तो बिल्कुल तिरछा है, इतना भी तिरछा नहीं चाहिए था, तो ये नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये तो इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, देखो ये कोना, और जबकि यहां पे ये कोना जो है इस लाइन को टच कर दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं, बोलो बेटा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसको बोला भैया तुम नहीं हो सकते, इसको भी भगा दिया, इसको भी भगा दिया, है ना, सबको बारी बारी से किनारे करते जा रहे, किनारे करते जा रहे, तो बचा कौन सा ये बताओ? बारी बारी से सब भगा दिए, कौन सा बचा? ये वाला बचा हमारा ऑप्शन है। इसमें देखो भाई, ये वाला इधर की तरफ इसका मुंह है, ये है मिरर अपना, तो मुंह इसमें इधर की तरफ इसका होगा, इसका जो नुकीला ये जो कोना है बेटा वो इधर की तरफ होगा, सिंपल सी बात है। तो ट्रायंगल अपना ऐसा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा ट्रायंगल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। 27 देखिए बेटा, ये इधर की तरफ है तो इधर बनेगा, उल्टा बनता है ना, इधर है तो इधर ऐसा बनेगा, एक लाइन ऐसी आएगी, इधर है बेटा तो ये बनेगा ऐसा, ठीक है। इसका बिल्कुल उलट मिरर इमेज है, ये है आपका मिरर, सोचो यहां मिरर रखा हुआ है, ये चीज यहां देखोगे तो उल्टा बनेगा यहां पे, तो ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखो y ऐसे है तो y को चाहे ऐसे पलटो तब भी वो वैसा ही दिखेगा बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो डी ऑप्शन होगा आपका सही, ठीक है। हाँ आशीष ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, सुरेश, नीरज, अद्वित, ठीक है, ये हो गया। पार्ट 8 में चलते हैं। पार्ट 8 बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन इसमें होता है, क्योंकि ये पेपर कटिंग वाला पार्ट ना थोड़ा सा परेशान तो करता है बेटा। पार्ट 8 आपका आता है पेपर कटिंग का। माने क्या मास्टर? पेपर कटिंग का मतलब है बेटा कि एक पेपर को पहले फोल्ड किया जाता है, फिर उसमें कुछ कटिंग लगाई जाती है या फिर कुछ पंच किया जाता है, कुछ होल किया जाता है ना, उसके बाद उसको खोला जाता है और देखते हैं कि कौन सा बनेगा, किस प्रकार से वो बनेगा, कैसा दिखाई देगा, वो है आपका पेपर कटिंग। तो देखो अब पेपर कटिंग में क्या है भाई कि सबसे पहले इसको आपने यहां से ये स्क्वायर पेपर है आपके पास, ठीक है, इसको यहां से ऐसे मोड़ दिया आपने बेटा। पेपर कटिंग की एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, वो देखना, बहुत बढ़िया से मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बताया हुआ है। सर्च करना यूट्यूब पे, अभी सर्च करो कि पेपर कटिंग बाय डीडी सर नवोदय विद्यालय, की कुछ ऐसा लिख देना, पेपर कटिंग बाय डीडी सर नवोदय विद्यालय, इतना बस लिख देना बेटा। एक बहुत बढ़िया पुरानी वीडियो है मेरी, बट उसमें बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अच्छा कितने बच्चों ने देखा हुआ है ये बताओ, वो वाली वीडियो बेटा, कितने बच्चों ने वो वाली वीडियो देखी हुई है ये बताओ। कोई बच्चा है जिसने देखा है? हाँ रोहन, विल ट्राई बेटा। आरुष यादव, हाँ नीतीश, इन्फिनिटी कौन है भाई? स्मार्ट बॉय। कितने बच्चों ने देखा हुआ? किसी ने देखा बेटा? एनीवन फ्रॉम द क्लास? हाँ अद्वित ने देखा हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ आयुष ने देखा है, क्या बात है, मतलब बहुत सारे बच्चों ने देखा है। अशोक यस ठीक है, हाँ ठीक है। रजनी बहुत बढ़िया बेटा, उसको देख लेना जिसने भी नहीं देखा है, एक बार सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा। देखो इसको हमने सर्च करना, क्या सर्च करोगे? पेपर कटिंग बाय डीडी सर और नवोदय विद्यालय आगे लिख देना, वो आ जाएगा वीडियो, ठीक है। यहां से देखो बेटा, एक बार ऐसे फोल्ड किया, फिर यहां से हम फोल्ड करेंगे ऐसे एक बार, उसके बाद यहां पे हमने एक पंच कर दिया, होल कर दिया है, इसको वापस अनफोल्ड जब करेंगे तो ये होल यहां भी आ जाएगा, और फिर जब हम इसको यहां से अनफोल्ड करेंगे बेटा तो ये 2 होल्स यहां भी आ जाएंगे, तो 4 होल बन जाएगा, इस तरीके से 4 छेद इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलो सिमिलरली इसको करने की कोशिश करते हैं। यहां से पहले पेपर फोल्ड किया, ठीक, एक बार जब ऐसे फोल्ड हो गया उसके बाद फिर ऐसे फोल्ड हम कर रहे हैं, वापस इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक बार फिर देखो बेटा इस तरीके से फोल्ड हो चुका है, फिर हम लोग यहां से ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, देखो ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ठीक। अब बात समझना,
अब कर क्या रहा है, लेट मी जूम इट अ बिट मोर, मैंने और जूम कर दिया, चलो तुम्हारी सुविधा के लिए भाई, तुम्हारी आंखों को इतना कष्ट ना हो। तो ये जो है यहां से हमने फिर फोल्ड कर दिया, ये कटिंग यहां पे लगाई, समझना, ये जो कटिंग लगाई जब आप अनफोल्ड करोगे, ऐसे देखो बेटा, ऐसे अनफोल्ड करोगे तो ये जो कटिंग है वो यहां भी आ जाएगी, यहां भी आ गई ये कटिंग, ठीक, यानी कटिंग यहां भी आ गई, यहां भी आ गई। अब इसको वापस बेटा जैसे यहां से जो फोल्ड किया था यहां से, तो फिर वापस से तो इसको खोलोगे यहां से ना, तो जब यहां वापस खोलोगे तो ये कटिंग ऐसे यहां आ जाएगी और ये वाली कटिंग यहां आ जाएगी, ठीक है। यानी अब हमें बेटा पूरा पूरा पेपर मिल चुका है कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से हमें पूरा पेपर जो है वो मिल चुका है, ऐसे, क्या बात समझे। उसके बाद फिर यहां से जब आप फिर अनफोल्ड करोगे तो यहां जो है ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ जाएगा और ये पूरा एक बीच में सर्कल आ जाएगा, तो बीच में तो बेटा पूरा सर्कल आ जाएगा, ठीक है। यहां पे एक कटिंग, यहां एक कटिंग, यहां एक कटिंग, यहां एक कटिंग, तो इस तरीके से हमारा इमेज बनेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्या बात समझे, हाँ बोलो, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। हाँ रविशंकर, ठीक है बेटा, आंसर दो बेटा, आंसर दो, आंसर दो, अनिल, आयुष, केशव। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया हमारा 30 क्वेश्चन हमारे हो गए बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 30 क्वेश्चन हो गए। अगला ये करना बेटा, जरा समझ के करो, समझदार बच्चे हो तुम सारे, मेरे होशियार बच्चे हो, देखो समझ के करोगे एक एक चीज हो जाएगी बेटा, कुछ छूटने नहीं वाला तुमसे, मुझे इतना भरोसा है तुम पे। यहां से जो है एक बार फोल्ड किया, फिर यहां से एक बार फोल्ड कर दिया, देखना बात समझना, फिर हमने क्या किया बेटा, यहां से एक बार और फोल्ड कर दिया, देखो हमने एक कट लगाया यहां, जब वापस खोलेंगे तो ये कट तो भाई पहले यहां आ जाएगा, ठीक, फिर यहां से फिर खोलोगे तो एक कट यहां आ जाएगा, मतलब 3 जो है सर्कल तो इधर आ गया। फिर जब पेपर को ऐसे जो है इधर की तरफ खोलोगे बेटा तो 3 सर्कल या फिर 3 छेद, 3 होल इधर भी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, क्या सी ऑप्शन को मान ले करेक्ट, बोलो, तुम्हारे कहने पे करूंगा बेटा। हाँ रविशंकर बिल्कुल सही, सही जवाब है बेटा। राजेश, हाँ वर्मर, ठीक है बेटा, नीरज, आयुष, क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया जी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है जी। चलिए जी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड पे चलते हैं बेटा। 30 सेकंड में देखो, यहां से ऐसे फोल्ड किया, ठीक, फिर फोल्ड करने के बाद बेटा एक बार इस लाइन के अलोंग, इस लाइन को मान करके ऐसे हमने फोल्ड किया, देखो ऐसे फोल्ड किए हम। अब जो है ऊपर हमने एक कटिंग लगा दी, बात समझो बेटा। एक बात बताओ कि ये जो मैं कटिंग लगा रहा हूं, क्या ऊपर ही सिर्फ लग रहा है या नीचे भी आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऊपर कटिंग लग रही है, ये देखो ध्यान से समझना ये बात, ये सिर्फ ऊपर कटिंग लग रही है ना। इसको खोलोगे तो कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर यहीं तक पहुंचा है। अगर ये ऊपर तक गया होता तो ये भी कट जाता, लेकिन ये सिर्फ जो है यहीं तक पहुंचा है, यानी ये तो कटेगा नहीं बेटा। तो जब आप इसको वापस खोल के इधर लेके आओगे तो कटिंग सिर्फ आपको एक जगह दिखेगी, ठीक। यहां से फिर से वापस खोलोगे बेटा तो एक जगह और कटिंग यहां पे दिख जाएगी, बस बस, यानी एक कटिंग यहां पे दिखेगी ये वाली कटिंग, और एक कटिंग आपकी बेटा यहां पे दिखेगी ये वाली कटिंग। ये 2 कटिंग्स आपको नजर आएंगी, 2 कटिंग आपको यहां पे दिखेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बेटा सही होगा, क्या बात समझ में आ रही है? ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है जी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए कंफ्यूज मत होना बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला। पार्ट नंबर 9 में क्या करना है बेटा, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। 9 को वैसे तो इंग्लिश में हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, या फिर हिंदी में बेटा, या फिर फिगर क्रिएशन बोल देते हैं, आकृति निर्माण। इसमें करना क्या होता है कि आपको एक ही आकृति के कई सारे टुकड़े जो है एक तरफ दिए हुए हैं, अब उनको जोड़ करके आपको बताना है कि कैसे वो आकृति किस तरह से बनेगी, कैसे नजर आएगी, कैसे दिखेगी, ठीक है। एक ही आकृति है, उसके टुकड़े दिए हुए हैं, आपको जोड़ना है और जोड़ करके बताना है कि कैसा वो दिखेगा। जैसे यहां देखो, ये जो है एक आकृति के 2 टुकड़े हैं बेटा, एक सर्कल के 2 टुकड़े जोड़ोगे तो कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा? सी ऑप्शन, सीधी बात है कि नहीं?
अब ये सर्कल के तो दो ही टुकड़े हैं भाई, सर्कल के ही तो दो टुकड़े हैं, इनको आपस में जोड़ोगे तो सी ऑप्शन दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें देखना जरा, ये भी सर्कल के ही चार टुकड़े इसने किया है, तो चार टुकड़ों को आपस में पिज्जा के फॉर्म में देखो बेटा जोड़ोगे तो सी ऑप्शन आएगा, सीधी सी बात है। इनको चांद, आधा चांद देखोगे बेटा तो कैसा, क्या डी ऑप्शन की तरह बनेगा, ये दिखेगा? हाँ जी बोलो, हाँ यस बोलो बेटा, सही है। चलो 36 देखो बेटा, 36 एक पेंटागन है, यानी कि पंचभुज है, जिसको दो टुकड़ों में हमने काट दिया। अरे भाई दो टुकड़े काटने के चक्कर में ये नीचे सरक गया। रुको 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 मास्टर रुको, इतनी जल्दी काहे है? तो बेटा इसको जो है हमने दो टुकड़ों में काट दिया, जब वापस जोड़ेंगे तो बी ऑप्शन हमें दिख जाएगा, ये वाला ऑप्शन। वेरी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 36 तक हो गया। आइए जी अब नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखते हैं। 37 में देखो बेटा, 37 क्या है बेटा? एम्बेडेड फिगर, इसको बोलते हैं, लास्ट पार्ट ही आता है, इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति, ठीक है। क्वेश्चन फिगर में ये है क्वेश्चन फिगर, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, ठीक। क्वेश्चन फिगर है, ये आपको देखना है कि ये जो फिगर है इसमें कहां पे छिपा हुआ है, ठीक है बेटा। देखो ऐसे आ जाओ, इधर इधर, ये डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन में छिपा हुआ नजर आ रहा है सभी को? क्या और कहीं ऐसा दिखेगा? कहीं भी कोशिश करो, ढूंढो, क्या और कहीं भी दिख रहा है बेटा? क्या और किसी ऑप्शन में दिख रहा है? बोलो नहीं। चलो 38 देखो, ये कहां पे छिपा हुआ है मुझे जस्ट खोज के बताओ बेटा, है ना। लुका छुपी का खेल है, सिंपल आइस पाइस खेले हो, धप्पा बोल देते इधर उधर, इधर बेटा वो धप्पा वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा तुम्हारा, इधर तो ढूंढना ही है हर केस में। बताओ ये कौन है भाई? इन्फिनिटी कौन है? सर नाम बोल दीजिए, तुमने नाम ही बहुत अच्छा रखा है जी, इन्फिनिटी कह रहे हो, नाम बोल दीजिए। तो ढंग का नाम रखे हो भाई, रोबोट जैसे नाम रखते हो, वैसे मैथमेटिकल टर्म है, दैट्स गुड। चलिए बताओ किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बेटा आपको? देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये सी ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, हो जाएगा। ये बताओ किस ऑप्शन में तुमको ये दिख रहा है? सीधा सीधा दिख जाता है बेटा, कुछ ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो यहां दिख रहा है कि नहीं, ये चीज सेम चीज, बोलो हाँ। डी ऑप्शन में, ये देख के बताओ किस में दिख रहा है? सीधा सीधा तुम्हें ये ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ऑप्शन ए में बिल्कुल सीधा साफ नजर आ रहा है बेटा, इसमें नहीं नजर आ रहा है क्या? बताओ जरा बेटा, क्या ये सीधा साफ नजर नहीं आ रहा है? बेटा जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, और इसका पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको द्रोण स्कूल के ऐप में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, प्ले स्टोर पे जाना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना, और वहां से फ्री वाले सेक्शन में जाकर के इसका पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है। चलिए अब आया भैया सबसे जो मेन चीज है हमारा, इस सिलेबस का बादशाह है, राजा है, मैथमेटिक्स, ठीक है। ये क्या चाइना वाले आ गए भाई, आक्रमण कर दिया मास्टर के बोर्ड पे चाइना वाले। रुको, हाँ ठीक है बेटा, मैथ्स करते हैं। अब इस मैथ्स को क्या है कि यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं, और थोड़ा जगह भी नहीं मिलेगा मुझे सॉल्व करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे आपको वो जो मैथ्स का पूरा सेक्शन है वो मैंने इस बोर्ड पे ले रखा है। चलिए तो ये है बेटा, वही चीज है, सेम चीज, बस बोर्ड चेंज हो गया, बस यहाँ पे आ गया हम, है ना। हाँ, what will be the difference between the largest and the smallest number of 4 digit formed from the numbers 0 2 3 5? बेटा सभी बच्चे बताएंगे, कोशिश करोगे पहले यार, ऐसे नहीं कि मेरे भरोसे तुम यहां जिंदा हो बेटा, मेरे भरोसे नहीं, कोशिश करो पहले, खुद सॉल्व करो, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो। मेरी क्लास में आने की शर्त यही है कि कोई बच्चा ऐसे नहीं आएगा, कॉपी पेन लेकर के आओ, सॉल्व करो, वहीं के वहीं नहीं सॉल्व हो रहा है फिर सोल्यूशन देखो, सबसे पहले खुद कोशिश करो जी। 0 2 3 5 इन सभी अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। पहली बात बेटा, सबसे बड़ी संख्या जब बनानी हो तो हम बड़े डिजिट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे 5, तो बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा?
हम स्टार्ट करेंगे बेटा 5 से, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 0। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो बड़ी सीधी सी बात है, बहुत सीधा सरल ये है ना। प्रॉब्लम कब आएगी बेटा, जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे। देखना समझना बात, जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे। अब क्या है बताए, इसने कहा 4 अंकों की संख्या बनाओ। आपने सोचा कि मास्टर जब हमको बड़ी संख्या बनानी थी तो हमने बड़े से स्टार्ट किया, 5 फिर 3 फिर 2 फिर 0। तो जब छोटी संख्या बनानी है तो क्या हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, और सबसे छोटा है 0, है कि नहीं, सबसे छोटा है 0। अगर बेटा तुमने 0 से स्टार्ट कर दिया, यही लुटिया डूब जाएगी तुम्हारी। क्यों भाई मास्टर ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा इसलिए कह रहे हैं कि 0 का किसी भी नंबर के सामने अगर 0 को रख दो तो इसकी खुद में कोई वैल्यू तो है नहीं। उसने कहा 4 अंकों की संख्या और तुमने बना के रख दिया बेटा 3 अंकों की संख्या। तो कभी भी 0 को पहले नहीं लिखते, नोट करके लिख लो कि जब भी हम छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं दिए गए गिवन नंबर से, वी नेवर कीप 0 एट द स्टार्टिंग, कभी भी 0 को पहले नहीं रखते हैं। ठीक है बेटा, तो बताओ कोई बच्चा मुझे, हाँ रविशंकर का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कोई बच्चा मुझे यह बताओ कि बेटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा दैट कैन बी मेड फ्रॉम 0 to 35। बताओ छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बेटा, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन अंकों से बनाई जा सके। पहले तो मुझे यह बताओ व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। 2035 ओम प्रकाश बिल्कुल सही बेटा। हम क्या करेंगे भाई, 0 को खुदा करके इधर लेके आ जाएंगे, जंप करा देंगे इसको, तुम भैया जाओ आगे, तुम्हारा शुरू में कोई काम नहीं है। तो 2035 दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मेड फ्रॉम गिवन नंबर, जो इन सबसे बना हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है भाई बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालो, फाइंड द डिफरेंस। अंतर निकाल सकते हो मास्टर जी, अंतर का मतलब होता है क्या, बोलो बेटा, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, इंग्लिश में बोले तो यानी कि घटाना, सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। 10 में से 5 गया 5, और बेटा 11 में से 3 गया, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3285। द आंसर विल बी 3285। सहमत हो भाई? बोलो अगले सवाल पे चला जाए। चलिए देखो सारे अपडेटेड सवाल है, मैंने कहा बेटा कुछ भी पुराना मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड कर लेना ऐप, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी पिछले साल चेंज हुआ है ये आपका सिलेबस, जिसमें ग्राफ ऐड किया उन्होंने। ग्राफ के अलावा, ग्राफ मतलब ये सारे चार्ट वगैरह, डेटा हैंडलिंग एक तरीके से कह लो। ग्राफ के अलावा बेटा बेसिक ज्योमेट्री ऐड किया और कुछ सारी चीजें निकाली गई हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, खत्म। परसेंटेज वाला जो है प्रॉफिट लॉस वो नहीं आएगा आपका, कभी आ गया तो अलग बात है, एक आध क्वेश्चन हम इसमें भी डाल देते हैं। ठीक है ना, बेसिक, बिल्कुल बेसिक प्रॉफिट लॉस का आएगा। इसके साथ साथ आपका ये सब निकलने के साथ साथ बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो पिछले हम पढ़ाया करते थे, उसमें इस बार नवोदय में से निकाल दिया गया है, तो उसी हिसाब से आपको जो है अपडेटेड मॉडल पेपर मिल रहा है। जरा देखो बेटा, कह रहा है कि द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ ब्लड टाइप्स फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक समूह के लोगों के रक्त प्रकारों का प्रतिशत दिखाता है। आपने सुना होगा कि ए, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ओ है, किसी ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, है ना, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लोगों का होता है ना। उसी तरीके से ये दिखाया गया बेटा कि कितने लोगों का ए ग्रुप है, कितने लोगों का ओ है, कितने लोगों का ए बी है। आपको इसको देख करके इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो भी तो जान ले, जरा समझ ले। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी या बी रक्त समूह वाले लोगों की कुल संख्या 135 है, ए बी या बी रक्त समूह वाले जो है, ए बी बेटा, ए बी ग्रुप कौन सा है, ए बी ग्रुप आपका ये है, ये ए बी ग्रुप है। या फिर कह रहा है यदि ए बी या फिर बी, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप्स ए बी और बी इज 135, यानी या तो ए बी में से किसी को ले ले या बी में से किसी को ले ले, दोनों को मिला करके बेटा लोगों की संख्या है 135। समझो बात, समझो, यानी ए बी और बी वालों की कुल संख्या जो है ये टोटल मिला करके 135 डिग्री है। बेटा बात समझना, ये है 36 डिग्री, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो सवाल अच्छा है। ये यहां देखो, यहां लिखा हुआ बेटा अंदर, सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। ये लिखा हुआ है 36 डिग्री, ये लिखा हुआ है 54 डिग्री, तो 36 प्लस 54 मिलाकर के कितना हुआ, क्या ये 90 डिग्री हुआ?
बेटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का मतलब हुआ 1/4 पार्ट। बेटा 90 डिग्री का मतलब हुआ पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया कि 4 भाग में से 1 भाग, 1/4 पार्ट। सही बात है, यानी 1/4 पार्ट की वैल्यू है 135। बात समझे? आपसे पूछ रहा है बी या फिर ओ रक्त समूह वाले लोगों की संख्या है, इन द नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप बी और ओ। कह रहा है बी या फिर ओ की अगर मैं बात करूं तो कितने लोग हैं टोटल? तो समझना बात बेटा, अच्छा सवाल है। यहां पे आप ये लिखो कि 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो है बेटा 135। समझो, क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों को मिला के 135 लोग हैं, तो 90 डिग्री की वैल्यू 135। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? ऐकिक नियम से, यूनिटरी मेथड से 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 135 अपॉन 90। 9 से कटेगा क्या? 9 एकम 9, हाँ जी कट जाएगा। देखो बेटा 9 एकन्ने 9 और 9 पंजे 45 और 9 दहा में 90, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी 1 डिग्री की वैल्यू है 3/2। इतनी बात समझ गए? 1 डिग्री की वैल्यू है 3/2। अब आपसे कह रहा है कि बी या ओ रक्त समूह वाले लोगों की संख्या बताइए। तो भाई बी और ओ मिला के कितना डिग्री टोटल बन रहा है? फिर से देखो, वापस से यहां देखो बेटा, गौर करो मेरी बात पे। या तो हमें बी चाहिए या तो ओ चाहिए, दोनों में से दोनों को मिला करके कितना डिग्री बन रहा है? 108 डिग्री प्लस 54 डिग्री, यानी कि ये हो गया 162 डिग्री। ठीक है, समझना। अगर 1 डिग्री की वैल्यू 3/2 है तो क्या हम 162 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलो मुन्ना, ऐकिक नियम। हाँ जी, 162 और गुणे 3/2 कर दोगे, बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, समझना। मैं फिर समझाऊंगा, टेंशन मत लेना बेटा। 2/16, 2 एकन्ने 2, 8 3 के 24, 1 तिहाई 3, यानी कि 243। द आंसर विल बी 243। आंसर विल बी बेटा 243। रीतु नहीं, गलत आ रहा है बेटा। द आंसर विल बी 243। कहना कहोगे तो फिर से समझा दूंगा। बोलो, बात समझ में आई या फिर समझाओ? बोलो बेटा, क्या तुम्हें फिर समझाने की जरूरत है? यह सवाल। द आंसर विल बी 243। ओम प्रकाश, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, द आंसर विल बी 243। बताओ। हाँ सर, इन्फिनिटी इज इनफ फॉर एनी क्वेश्चन। लेकिन तुम्हारा नाम इनफ तो नहीं है ना जी, है? बोलो फिर समझाऊं वंस अगेन? चलो जी, वंस अगेन एक बार फिर ट्राई करते हैं बेटा। देखो बात समझना, इसमें क्या है बेटा, बात समझो। आपसे ये कह रहा है कि या तो ए बी या बी, मतलब दोनों को मिला करके ए बी या बी रक्त समूह वाले लोगों की कुल संख्या 135 है बेटा। ए बी वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप ए बी है, देखना ये वाला ग्रुप तुम्हारा ए बी है और बी वाला ग्रुप ये वाला है। तो इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो टोटल 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री की वैल्यू है 135। यहां से यूनिटरी मेथड से हम निकाल लेंगे 1 डिग्री की वैल्यू बेटा, तो 135 अपॉन 90 हो जाएगा, है ना? यानी 1 डिग्री की वैल्यू 3/2 आ गई। अब यहां से बात समझो, चूंकि हमने ऑलरेडी 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा कि आपसे पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप बी और ओ, या फिर यानी कि बी या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की संख्या कितनी है बेटा? बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों की संख्या कितनी है? बी ब्लड ग्रुप का कितना डिग्री है? 54 डिग्री, 54 डिग्री। ओ ब्लड ग्रुप का कितना डिग्री है? 108 डिग्री। तो 54 डिग्री प्लस 108 डिग्री, दोनों मिला के कितना हुआ? 162 डिग्री। यानी कि बात बड़ी सरल है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि आपसे 162 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। क्या आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता है? हाँ जी मास्टर, बिल्कुल पता है। क्या आप 162 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो? ये कैसे निकाल सकते हो बेटा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 162 इंटू 3/2, दैट्स इट, है ना? हो जाएगा, बोलो हाँ। चलिए, which minimum number should be subtracted from the minimum number of 4 digits so that the number is divisible by 75? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह संख्या 75 से विभाजित हो सके? देखो भाई बेटा, क्या आवाज आ रही है? क्लियर है? बिकॉज इट्स शोइंग हियर सम इशू। रुक जाओ बेटा, मैं देख ले रहा हूं।
इज इट फाइन? क्या आई थिंक सो। चलिए तो बेटा यहां कह ये रहा है कि विच मिनिमम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट्स सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 75। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं कि वह संख्या 75 से विभाजित हो जाए। पहले तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या देखो बेटा, द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट इज, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी कि 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना होगा, ये है 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर। कह रहा है इसमें से कितना घटा दे कि ये 75 से डिवाइड हो जाए। भाई पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि 75 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तब तो कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 75 से डिविजिबल नहीं है तब तो हम कुछ घटाएंगे उसमें से। देखते हैं बेटा कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 75। 75 से भाग दे करके देख लेते हैं। 75 एक 75 हो गया, 250, 7 3 के 21 और 5 3 15 यानी कि 225 बेटा, यानी कि 25 रिमाइंडर आ रहा है। बोलो हाँ बेटा, 25 इज द रिमाइंडर। अब जरा सोचो तुम्हारे राह का रोड़ा कौन है बेटा, यही तुम्हारा दुश्मन है। अगर ये रिमाइंडर नहीं आता, हम डिविजिबल कब बोलते हैं किसी चीज को, जब कोई रिमाइंडर ना बचे। कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है मतलब वो डिविजिबल है संख्या, सिंपल सी बात है बेटा। यानी हम इस रिमाइंडर को हटाना चाहते हैं, इस रिमाइंडर को हटाना चाहते हैं। अगर ये रिमाइंडर नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये संख्या डिविजिबल है। ठीक है बेटा, इस रिमाइंडर को हटाना चाहते हैं, यानी क्या माइनस करना चाहिए, हम जो है इस छोटे से छोटा जो नंबर है हमारा 1000, इसमें से क्या माइनस करें कि 75 से डिविजिबल हो जाए। देखो 1000 माइनस 25 अगर कर दोगे, ये रिमाइंडर ही घटा दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अब यहां पे हमारा आएगा 975 एंड 975 विल बी एब्सोल्युटली डिविजिबल बाय 75। डिवाइड करके देख लेना चाहो तो बेटा। यानी कहने का अर्थ यह है कि मास्टर अगर 25 को घटा दें हम लोग तो ये नंबर जो है 75 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। चलिए, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12? 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स कौन है बेटा? देखो, एक होता है फैक्टर, एक होता है प्राइम फैक्टर, एक होता है कॉमन फैक्टर। भाई फैक्टर तो ठीक है, फैक्टर हम समझते हैं कि किसी भी छोटे नंबर से अगर एक बड़े नंबर में डिवाइड हो रहा है तो छोटा वाला नंबर फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर कौन होता है? कॉमन फैक्टर वो होता है जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर को डिवाइड करता हो, वो कहलाता है कॉमन फैक्टर। तो भाई देखो 8 के फैक्टर्स को 8 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, क्या 3 से होगा? बिल्कुल नहीं। क्या 4 से होगा? हाँ जी हो जाएगा। क्या बेटा 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा? नहीं 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 नहीं, 8 से हो जाएगा, है ना। अगर हम 12 की बात करें तो 1 से डिवाइड हो गया 12, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा बेटा, 6 से और 12 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 6 और 12, इन सभी से 12। अब देखो जरा कॉमन कौन है, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में कौन है, वो कौन सा है नंबर जो दोनों में बेटा? 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है। यानी कि 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स, आर द कॉमन फैक्टर्स। यानी कि 1 2 4 ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जिससे बेटा 8 भी डिविजिबल है और जिससे 12 भी डिविजिबल है। ठीक है, सो डी फॉर डी सर को लॉक कर दिया जाए। कहां लॉक करना चाहते हो भाई, कौन सी जेल में? डी ऑप्शन बेटा, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, चलिए ऋषु बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 15 12 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 9 6 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 12 और 8 से विभाजित करने पर 9 6 और 2 शेष बचे। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे भैया पेन मत गिरो भाई, बड़ी समस्या है, पेन खराब हो गया तो। देखो कह रहा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू। आप जो है इसको ना मार्क करके रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे क्वेश्चन को लगाने का एक ही मेथड है, तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको बेटा। कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 15 12 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 9 6 एंड 2। छोटी से छोटी संख्या बताओ, कोई ऐसा छोटा से छोटा नंबर बेटा, छोटा से छोटा नंबर हमें बताओ जिसको जब हम 15 से डिवाइड करें तो भाई रिमाइंडर बचना चाहिए 9। जब हम इसी संख्या को 12 से डिवाइड करें
तो रिमाइंडर बचना चाहिए 6। जब हम इसी संख्या को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 2। ठीक है, यह है बेटा, ये सवाल है। सवाल समझ रहे हो? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक तुम नंबर बताओ जिसको जब 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 बचना चाहिए। जब इस नंबर को, ये बड़ा वाला डब्बा समझ लो वो नंबर है बेटा, जब इस नंबर को 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, और जब इसी नंबर को हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। ऐसे सवालों में क्या करना है, बहुत सीधी सी बात है, समझना। इसमें से ये माइनस कर दो, 15 माइनस 9 6 हुआ, 12 में से 6 घटाया 6 हुआ, 8 में से 2 घटाया बेटा 6 हुआ, तीनों जगह 6 आ रहा है, यानी कि 6 एक कॉमन आएगा। ऐसे सवालों में कुछ भी जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन आएगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस आएगा जी वो कॉमन आएगा ऐसे सवालों में बेटा। अब क्या करना है आपको, अब सिंपली इन नंबर्स का, रिमाइंडर्स का नहीं, किसका, रिमाइंडर का नहीं, किससे, जिससे डिवाइड करना है इसका बेटा, इसका आपको निकालना है एलसीएम, और उस एलसीएम में से ये 6 माइनस कर देना है। बताओ क्या पहले अप्रोच समझ में आ रहा है कि करना कैसे, क्या ये समझ में आ रहा है? क्या थोड़ा हिंट मिला बेटा कि कैसे करना है? अगर मिला तो करो। हाँ संध्या, ठीक है बेटा। आदित्य, पहचाना क्या बेटा? इफ यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट देन यस ऑफ कोर्स। बताओ बेटा, क्या समझ में आया कि करना कैसे, अप्रोच बस बताओ। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें जब 15 से भाग दें तो 9 रिमाइंडर बचे, 12 से भाग दें तो 6 रिमाइंडर बचे, 8 से भाग दें तो 2 रिमाइंडर बचे। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा है, समझना, अगर ऐसा है बेटा तो आपको क्या करना है, इसमें से ये माइनस करो 6 बचा, इसमें से ये माइनस करो 6 बचा, इसमें से ये माइनस करो 6 बचा। 6 इट्स समथिंग कॉमन, दोनों में कॉमन है। उसको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकाल के 6 घटा देना है बेटा। एलसीएम निकालो तो जरा, क्या तुम्हें निकालने आता है एलसीएम? मास्टर कैसी बात करते हो यार मास्टर, एलसीएम नहीं सीखा तो जिंदगी में किया क्या बेटा? एलसीएम नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? देखो ये 15, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से काटा जी 15, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अगर 2 से काट दिया तो बड़े प्यार से कट तो जाएगा, लेकिन कहेगा भैया आप 3 से काटो। हमने भी कहा चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो 3 से काट दिया। 3 वाले ने बोला 5 से काटो, हमने काट दिया। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 के 24, 5 120। तो द एलसीएम कम्स आउट टू बी 120। 120 में से क्या माइनस करना है? 6 माइनस करना है। यानी 120 में से बेटा जब 6 माइनस करोगे, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। तो जब 120 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 114। बात समझे? आंसर आ जाएगा 114। समझो बेटा, द आंसर विल बी 114। अब यहां समझना, अगर इस नंबर को तुम देखना चाहते हो, देखो यहां से देखो बेटा। अब 114 में जब आप 15 से डिवीजन करोगे, 114 में 15 से डिवाइड करो बेटा, 15 सते 105, रिमाइंडर 9 आया, यहां पे रिमाइंडर 9 बच रहा था। देखो 114 में जब आप डिवाइड करोगे 12 से डिवाइड करो 114 में, 12 9 108, रिमाइंडर 6 आया। रिमाइंडर क्या आ रहा था 12 से डिवाइड करने पे, यानी ये नंबर आ गया 114। 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आया। 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 9 आया। 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। अब तुम करके देख लेना, ये होमवर्क है। बात समझ रहे हो? कितना आसान, कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बेटा, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो समझे? ये करो, कन्वर्ट 7 बाय, अरे यार क्या बोल दिया मास्टर। बेटा इसको तो बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? ट्रिक समझना, जस्ट थोड़ा सा ट्रिक समझो बेटा। ये 7 होल 3/7 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 + 3/7। बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं। यानी ये होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा। भाई ये तो है पूरा पूरा, ये है आधा अधूरा, ये है पूरा पूरा, ये है आधा अधूरा। तो पूरा तो लिखेंगे यहां पे पॉइंट में समथिंग आएगा, यानी कि कुछ भी आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आएगा। समझे? कुछ भी आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आएगा। 7 आएगा, पॉइंट कुछ आगे आएगा। ठीक? यानी ये तो हो नहीं सकता, तुम भी हो नहीं सकते, और अगर तुम दोनों नहीं हो सकते तो हमारे पास बचे तुम दोनों। तुम दोनों में से कौन सा होगा? देखो 7 का 3 में डिवीजन करो बेटा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौक हुआ 28, 2 बचा, 0 बढ़ाया
यहाँ पे 7 दूना 14 हो गया, 6 बचाया 0 बढ़ाया 7/56, यानी कि 0.428 है ना। आगे बढ़ोगे तो लगभग 0.429 ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 4.2 तक तो सही जा रहा था, यहां पे इसने धोखा दे दिया, 5 आ गया। जबकि आगे बढ़ोगे बेटा तो कुछ यहां 7 या 8 या 9 आएगा। अप्रोक्सीमेट करने पे, अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, अप्रोक्सीमेट करने पे ये आंसर आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत जा रही है, मेक श्योर यू इनरोल इन माय कोर्सेज। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करो, उसमें सारे कोर्सेज हैं बेटा, रिकॉर्डेड बैचेस पड़े हुए हैं, क्रैश कोर्स है ना, फुल लाइव कोर्सेज हैं। अभी एक लाइव बैच चल रहा है, तो जिन बच्चों को भी थोड़ी समस्या आ रही है बेटा, अभी भी समय है, अभी समय है, कोर्स ज्वाइन करो और सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, है ना। 47 देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो बेटा ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, बात समझना। ये क्या है, अंडर रूट निकालना है। तो मैंने आपको एक रूल बताया कि अगर ऐसा अंडर रूट ए बाई बी है तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। यानी इस चीज को आप तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं 3136 अपॉन 784, अंडर रूट 3136 अपॉन रूट 784। ठीक है जी, ये आप ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, इसका रूट अलग निकाल लो, इसका रूट अलग निकाल लो। बेटा दो चीजों का रूट तुम्हें निकालना है और दो मेथड से मैं बता दे रहा हूं। 3136 का एक तो रूट निकालना है, सही बात, एक रूट निकालना है रूट 784 का। देखो मैंने आपको दो मेथड सिखाए रूट निकालने के, ठीक है, दो मेथड सिखाए रूट निकालने के। पहला मेथड है आपका बेटा डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड है, बोलो, पहला डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों बताया है मैंने। इसको करेंगे डिवीजन मेथड से ताकि तुम्हारा रिवीजन भी होते चले साथ साथ, इसको करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो जी, लेट्स डू इट विद फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बड़े कमाल का, बड़ा सिंपल है। जैसे एलसीएम निकालते हो, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, 196 आया, 2 9 18, 216, 49 आ गया, 7 से काटा 7 7 49, 7 से काटा 1 आ गया। इफ वी पेयर देम अप तो 2 2 और 7 ये पेयर बना बेटा 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूना 4 7 28, यानी कि 28 इसका आंसर होगा 28। ठीक है, जरा इसकी बात कर लेते हैं, और लगे हाथ बेटा। इसको मैंने कहा करेंगे डिवीजन मेथड से। किस मेथड से बोलो, डिवीजन मेथड से बेटा। डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, देखो जी, ये 3136 है, डिवीजन मेथड से करने का बड़ा आसान सा तरीका है। यहां से पेयर बनाओ, इनका पेयर बन गया, दोनों का इनका पेयर बन गया। देखो बेटा 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 6 36 नहीं होगा, तो 5 पंजे 25 तक 25 तक हमको रुकना होगा। प्लस 5 किया, ये 5 और 5 10 हुआ, 31 माइनस 25। देखो थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं, बट बेटा ये मॉडल पेपर है तो इसमें इसी डेप्थ तक हम लोग जाएंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ जाएंगे तो फिर वो तुम्हारी स्पीड नहीं बन पाएगी, है ना। कॉन्सेप्ट में बताते चलूंगा, थोड़ा जल्दी 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 करेंगे। 31 माइनस 25 तो ये 6 हुआ। अब समझना, यहां पे मैं ऐसा क्या रख, अच्छा ये 36 को पहले नीचे उतार लेते, ऐसा क्या रखूं कि 636 आ जाए। तो अगर मैं 6 रख दूं तो 6 यहां भी रखना पड़ेगा। 106 इंटू 6 कितना होगा मास्टर, गया, ये तो खत्म हो गया, गियो मास्टर, गियो, खत्म, टाटा बाय बाय। तो बेटा आंसर कितना आ रहा है 56, ये हमारा आंसर आता है ना। तो इसका अंडर रूट 3136 का अंडर रूट हो गया 56 बेटा। हमें करना क्या था, वैल्यू किसकी निकालनी थी, अंडर रूट 3136 अपॉन अंडर रूट 784। इसकी वैल्यू आ गई 56 और इसकी वैल्यू आ गई बेटा 28। 28 दूना 56 अगर काट दूं क्या तुम्हें कोई दुख होगा बेटा, बोलो। ये तो खुद कह रहा है कि काट दो हमें, है ना। 28 दूना 56, ये हमने सीधा सीधा काट दिया, खत्म, गया, ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखो, ये हो गया। नेक्स्ट सी दिस वन। 4 years ago, कह रहा है कि 4 साल पहले, 4 years ago, the average age of A and B was 16 years. Now when combined with C, their average age becomes 18 years. What is the present age of C? 4 साल पहले A और B की औसत आयु 16 वर्ष थी। अब जब उनकी आयु को C के साथ मिलाया जाता है तो उनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है। वर्तमान में C की आयु क्या है। कब की बात कर रहा है, 4 साल पहले की बात कर रहा है ना। इट्स टॉकिंग अबाउट 4 years ago, 4 साल पहले की बात कर रहा है।
4 साल पहले क्या कर रहा है बेटा, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 16 ईयर, यानी ए और बी की जो एवरेज एज है वो ये 4 साल पहले की बात कर रहे हैं बेटा, बात समझना। एक तो ए है, एक तो बी है, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो दोनों का एवरेज एज है बेटा, एवरेज एज जो है 16 है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यह है कि हम ए और बी के दोनों की उम्र को 16-16 मान लें। अब अगर अभी की बात करें बेटा, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो 4 साल पहले ए की उम्र 16 थी, तो अभी कितनी होगी? 4 साल पहले 16 थी, तो अभी कितनी होगी एट द प्रेजेंट टाइम, है ना? अभी कितनी होगी बेटा? अभी कितनी होगी? +4 कर दो तो ये 20 साल हो गई, इसकी भी +4 कर दो तो 20 साल। यानी अगर हम अभी की बात करें तो ए की उम्र भी 20 साल हो गई, बी की उम्र भी 20 साल हो गई बेटा, दोनों की उम्र 20-20 साल हो गई। ठीक है, अगर हम अभी की बात करें दोनों की उम्र 20-20, लेकिन अभी सी भी आ गया है इस केस में। पहले ए और बी आराम से इनकी दोस्ती चल रही थी, अब एक और अच्छा मित्र इनको मिल गया, सी आ गया, है ना? जब सी की उम्र को इनके साथ मिलाया जाता है तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। यानी एवरेज कैसे निकालेंगे? इन तीनों का जब एवरेज निकालेंगे बेटा, एवरेज का फॉर्मूला देखो, समेशन अपॉन यानी कि सम यानी योग बटे संख्या, समेशन अपॉन नंबर, कि टोटल सम कितना हो रहा है, टोटल लोग कितने हैं बेटा। टोटल सम हो रहा है 20 + 20 + सी, एंड टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए बी और सी, टोटल 3 लोग हैं, है ना? कह रहा है कि एवरेज एज 18 हो जाती है, तो एवरेज की जगह लिखोगे 18। समीशन कितना हो रहा है? 20 + 20 और प्लस सी, और कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इसको सॉल्व करोगे सीधा सीधा बेटा सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो सॉल्व तो करो बेटा, पहले बेटा इसको सॉल्व करो, जरा सॉल्व करो। देखो ये 3 इधर लेके जाओ, 18 3 54 हुआ, 54 हुआ, 20 20 40 और प्लस सी 40 प्लस सी, इसको इधर लेके जाओ तो 54 - 40, 54 - 40 इज इक्वल टू सी। 54 - 40 करोगे तो कितना आएगा? 14 इज इक्वल टू सी। यानी कि सी की प्रेजेंट उम्र कितनी है बेटा? 14 साल। ऑप्शन ए। सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है जी। दीपा, दैट्स फाइन बेटा दीपा, बिकॉज वो रिकॉर्डेड बैच है, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना दीपा? चलो अगला, नेक्स्ट। इफ रोहित बॉट 3 डजन कॉपीज फॉर ₹180, रोहित ने 3 दर्जन कॉपी खरीदी 180 रुपए की, ठीक है। हाउ मेनी कॉपीज वुड रोहित बाई फॉर ₹45? तो 45 पे कितनी कॉपी खरीदेगा बेटा? 3 दर्जन खरीदा 180। अच्छा 3 दर्जन का मतलब क्या हुआ? 1 दर्जन मतलब 12, तो 3 दर्जन मतलब 36, यानी कि 36 कॉपी उसने खरीदी, 36 कॉपी खरीदा 180 रुपए में। तो बेटा यूनिटरी मेथड से बताओ कि एक कॉपी कितने की मिलेगी? 180/36, यानी कि एक कॉपी मिली 5 रुपए की, है ना? एक कॉपी मिली है उसको 5 रुपए की बेटा, ठीक है। यूनिटरी मेथड से सवाल ये हम कर रहे हैं, 36 180 की, एक कॉपी मिली 5 रुपए की। उसके पास अगर 45 रुपीज हो तो कितने कॉपी खरीदेगा बेटा? 45 में एक कॉपी मिलती है 5 रुपए की, तो 5 का भाग दे दो, यानी कि 9 कॉपी वो खरीदेगा। डी ऑप्शन, ठीक है, 9 कॉपी खरीदेगा बेटा। नेक्स्ट करो इसको जल्दी से। हाँ लोकेश पूछो बेटा, क्या डाउट पूछना लोकेश, पूछो। 12 का 25% प्लस 12, देखो 12 का 25%, 25% मतलब 25/100 एंड प्लस 12, 25/100 का मतलब क्या हो गया? 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, 4 से काटा 4 तिहाई 12, यानी कि 3 + 12, सीधी बात नो बकवास, आंसर आ रहा है 15। डी ऑप्शन, ठीक है बेटा। चले आगे चले। हाँ दीपा बोलो बेटा ना, क्या पूछना तुम लोग पूछो ना। चलो नेक्स्ट, 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? देखो मैंने याद कराया है आपको वो हेक्टोमीटर वाली राइमिंग, क्या याद है आपको? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली से स्टार्ट करना है, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर, है ना? याद करो बेटा, क्लास में मैंने बताया हुआ आपको कि यहां पे हम लिखते हैं मिलीमीटर, यहां पे लिखते हैं सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर आता है हमारा डेकामीटर, फिर आता है हेक्टोमीटर, एंड फिर आता है बेटा किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, है ना? यह हमने आपको याद कराया है क्लास में, उम्मीद करता हूं याद भी होगा।
यहां देखो क्या कह रहा है, 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई। हेक्टोमीटर यहां, सेंटीमीटर यहां, हेक्टोमीटर यहां, सेंटीमीटर यहां, कितनी दूर जाना है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, यानी बेटा 4 जीरो बढ़ा दो, सीधा शॉर्ट टिक 4 जीरो बढ़ा दो, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर। 4 कदम आगे जाना है बेटा, है ना, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, गुणा करोगे। आगे जाना है बेटा, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 4 कदम आगे जाना है, 4 जीरो बढ़ा दो, यानी कि 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात आ गई जी। चलिए ये बढ़िया बंदर वाले सवाल भाई परेशान करते हैं तुम्हें बेटा। इफ ऑन ए स्मूथ ट्री ऑफ 38 मीटर हाइट a monkey climbs up to 8 meter in 1 minute and slips down 2 meter in the second minute, then how long will it take for the monkey to climb to the top end of the tree? यदि 38 मीटर ऊंचे एक चिकने पेड़ पर एक बंदर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को पेड़ के शीर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बेटा सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है, ध्यान से समझो, पढ़ो, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ बेटा बता दूंगा दीपा, वो मैं बता दूंगा। हाँ यार बेटा मैंने कितनी बार कहा आपसे कि ये ऐप, ये मॉडल पेपर ऐप में है, फ्री में अवेलेबल है बेटा, जाओ ना डाउनलोड करो ना, मैंने खुद बोला आप डाउनलोड करो, प्रिंट कराओ, जो करना है करो बेटा। देखो एक पेड़ है, समझो मेरी बात, देयर इज अ ट्री, है ना, ये हमने पेड़ बना दिया बेटा। अब एक बंदर, शैतान बंदर इस पे चढ़ना चाहता है, इस पेड़ पे ये चढ़ना चाहता है, लेकिन अब इसमें दम उतनी ताकत है नहीं बेटा। पहले मिनट में ये कूदता है 8 मीटर, छलांग लगाया इसने 8 मीटर, यहां से कूदा 8 मीटर छलांग लगाया, और दूसरे मिनट में वो एकदम दूसरे मिनट में नीचे आ गया, 2 मीटर नीचे आ गया, है ना। पहले मिनट में वो कूदा 8 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में धीरे 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 वो सरक करके नीचे आ गया, यानी 1 मीटर तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं चढ़ जाऊं, दूसरे मिनट में वो नीचे आ जा रहा है 2 मीटर। तो कुल मिला के ये समझो कि अगर वो 2 मिनट तक लगातार चढ़े तो 6 मीटर ही सिर्फ चढ़ेगा। कैसे बेटा, पहले मिनट में तो 8 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे आ जा रहा है ना। पहले मिनट में 8 मीटर वो चढ़ा ऊपर, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया, तो 8 - 2 कितना, टोटल कितना चढ़ा, 6 मीटर, यानी 2 मिनट में सिर्फ वो 6 मीटर चढ़ पा रहा है। अब सोचो 2 मिनट में बेटा, 2 मिनट में वो कितने मीटर चढ़ रहा है, 6 मीटर। इसी तरीके से अगर 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा बताओ कि 10 मिनट में वो बंदर कितना चढ़ेगा, 6 पंजे 30 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां ध्यान देना बेटा, यहां से तुम गड़बड़ कर सकते हो, यहां से परेशानी आ सकती है तुम्हें। 10 मिनट में वो चढ़ा 30 मीटर, सोचो थोड़ा सा और बचा है, 38 मीटर का टोटल बेटा पेड़ है, यानी एक एफर्ट और मारेगा, एक बार और उसने एनर्जी लगाई, जान लगाई, तो वो एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा बेटा। जब ये बंदर ये पहुंच करके कूद करके यहां से यहां चला आएगा भाई, तो यहां से थोड़ी फिसलेगा बेटा नीचे, अब तो वो पकड़ करके बैठ जाएगा उधर, है ना। तो एक छलांग और इसको लगाना है। 10 मिनट हो चुका है, 30 मीटर चढ़ चुका है। पहले मिनट में कहता है कि एक छलांग वो लगाता है 8 मीटर का, तो यानी जैसे ही वो 11वें मिनट में, यानी एक अगला मिनट में जैसे ही 8 मीटर का छलांग लगाएगा, तो 11 मिनट में वो पहुंच जाएगा 38 मीटर, और 38 मीटर का पूरा जो है बेटा पेड़ है, ठीक है। यानी उसको टोटल नीचे से ऊपर चढ़ने में कितना मिनट लगेगा, 11 मिनट, ऑप्शन डी, ठीक है जी, 11 मिनट लगेगा बेटा, ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन गेट्स 150 फॉर हिज आर्ली वर्क इफ ही वर्क्स 8 आवर्स अ डे। एक आदमी है जो 1 घंटे के लिए 150 रुपए कमाता है, अगर 8 घंटे रोज काम करे तो, ठीक है। अच्छा नहीं, 1 घंटे के लिए 150 रुपए कमाता है, कह रहा है कि अगर वो 8 घंटे रोज काम करे और 5 दिन काम करे तो कितना कमाएगा बेटा। सिंपल, ये कोई वर्क एंड टाइम का सवाल नहीं है, ये सिंपल यूनिटरी मेथड का सवाल है कि 1 घंटे में कोई आदमी है 150 रुपए कमाता है, ठीक है, 1 घंटे में वो 150 रुपए कमाता है। अगर बेटा 1 घंटे में कमाता है 150 रुपए, रोज 8 घंटे काम करता है और 5 दिन काम करता है, देखो
ये हो गया आवर्स, रोज 8 घंटे काम करता है। ये हो गया दिन, यानी कि 5 घंटे काम करता है। 150 मिलता है 1 घंटे का, तो 8 घंटे का हमने निकाला। फिर 5 दिन डेली काम करेगा तो इंटू 5 कर दिया। कितना टोटल कमा लेगा बेटा? 8 पंजे 40 और 15 चौके 60, यानी कि 6,000 रुपया। कितना? ऑप्शन बी, 6,000 रुपए टोटल कमा लेगा वो। अगला सवाल देखो। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द सेम इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा समझना, कह रहा है आपसे कि एक आपके पास स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर, है ना, दिस इज नॉट रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एंड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है बेटा? ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी आपके पास एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों का पेरीमीटर कह रहा है बराबर है। ठीक, पेरीमीटर कह रहा है बराबर बेटा, है ना। तो पेरीमीटर बराबर है और कह रहा है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज दिस, यानी कि स्क्वायर के डायगोनल का जो लेंथ है, डायगोनल मतलब विकर्ण, वो है 12√2। समझो बेटा, यहां से एक जरा कॉन्सेप्ट सीख लो, छोटा सा प्यारा सा जरा एक कॉन्सेप्ट सीखे बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी डायगोनल का, अगर कोई भी स्क्वायर का अगर डायगोनल दिया हुआ है a√2, है ना, डायगोनल इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका साइड हो जाएगा a। समझो, जैसे अगर मान लो ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल दिया हुआ है 8√2, तो इसका साइड कितना होगा बता दो, बताओ बेटा। इसको डिराइव कर सकते हैं बट अभी नहीं करेंगे बेटा। सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक सीखो कि कोई भी आपका स्क्वायर है, उसका आपका अगर बेटा साइड दिया हुआ और डायगोनल दिया हुआ a√2, तो उसका आप साइड बड़े आराम से निकाल सकते हो, साइड बड़े आराम से निकाल सकते हो। कितना होगा बोलो बेटा, कोई बताए? बताओ बेटा। हाँ अशोक बिल्कुल सही, सोनी ठीक है बेटा, नीरज यस करेक्ट बेटा, विजय लक्ष्मी बहुत बढ़िया। यानी बेटा अगर उसका डायगोनल 8√2 है तो साइड 8 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि डायगोनल उसका बेटा 12√2 है, तो साइड कितना हो जाएगा? साइड 12 हो जाएगा, नहीं √2 बस हट जाएगा। ठीक है, √2 बस हट जाएगा। तो यहां देखो, ये जो है आपका डायगोनल 12√2 है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा? 12√2, सॉरी 12 हो जाएगा, साइड 12 हो जाएगा। और हमें साइड पता है, तो बेटा क्या हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं? बोलो, पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या ही नहीं है भाई। पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड। अब 4 इंटू साइड है 12, ठीक है, तो 12 चौके 48, पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर हो गया। उसने कहा, क्या बोला? उसने कहा बेटा कि ये जो पेरीमीटर है इसका, वैसा ही सेम पेरीमीटर, मतलब उतना ही पेरीमीटर इस ट्रायंगल का भी है। जितना पेरीमीटर इसका है उतना पेरीमीटर इसका भी है। यानी इसका पेरीमीटर भी कितना हुआ? 48। क्यों मास्टर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसका पेरीमीटर 48 है, इसीलिए इसका पेरीमीटर भी 48 ही होगा। ठीक बात है। अच्छा, इसका पेरीमीटर 48 है तो 16 16 16 16 48। क्यों भैया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे साइड्स बराबर होंगे, और सारे साइड्स बराबर होंगे, सभी साइड को जोड़ने पर हमको पेरीमीटर मिलता है। किसका? किसी भी आकृति का। सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं है, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, इट डजंट मैटर, है ना, कुछ भी हो बेटा। तो आपका अगर पेरीमीटर 48 है तो 16 16 16 16 48, साइड 16 हो गया, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? एरिया, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है जी, √3/4 और साइड आ गया बेटा आपका 16, तो 16 का जरा स्क्वायर कर लीजिए, है ना। बड़े प्यार से जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटू 16 इंटू 16, देखो बेटा ये आ रहा है मास्टर, कौन आ रहा है बेटा? आंसर आ रहा है 16 चौका 64, यानी कि 64 √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 यहां पे है ना।
64√3 ऑप्शन सी बेटा। देखो कितना प्यारा आंसर है, ऑप्शन सी। अच्छा, इसका जो पीडीएफ का सॉल्यूशन है बेटा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। हाँ लोकेश, थैंक्स लॉट बेटा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ 500 ml कैन बी फिल्ड विथ 2.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ऑयल। कह रहा है कि 500 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं 2.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ऑयल से, यानी कि 2.5 क्यूबिक मीटर ऑयल से 500 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। बताओ बेटा कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, बोलो। 2.5 घन मीटर तेल से 500 मिलीमीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। समझो बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। याद रखना, कॉन्सेप्ट समझो बेटा, कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपसे कहे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो आप बोलोगे कि भैया ये 1 लीटर के बराबर है। अगर वो आपसे कहे कि 1 मीटर क्यूब है, आप कहोगे मास्टर ये है 1000 लीटर के बराबर है। 1000 लीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो वो 1 लीटर के बराबर होगा। अगर 1 मीटर क्यूब होगा तो वो 1000 लीटर के बराबर होगा। ये बात समझना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 लीटर के बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब है तो वो 1000 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, 1000 लीटर के बराबर होगा। तो यहां से देखो, यहां कह रहा है कि 2.5 घन मीटर तेल है 2.5, तो 2.5 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा जरा बताओ। 2.5 इंटू 1000 कर दूं क्या, कोई समस्या बोलो, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई परेशानी। तो 2500 लीटर हो गया, यानी कि 2.5 मीटर क्यूब बराबर 2500 लीटर। कह रहा है कि 500 मीटर मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। देखो 1000 ml में होता है 1 लीटर, 1000 ml में होता है 1 लीटर, तो 500 ml में कितना होगा बेटा, उसका आधा, यानी आधा लीटर, है ना। यानी 500 ml का मतलब हो गया आधा लीटर, आधा लीटर मतलब 0.5 लीटर। सही बात है। आपसे कह रहा है कि इतने तेल की टंकी ये बड़ी सी है बेटा, जिसमें है इतना लीटर तेल भरा हुआ है। इससे अगर हम छोटी छोटी बॉटल्स भरना चाहते हैं, वी वांट टू फिल अप स्मॉल स्मॉल बॉटल्स, वेरी स्मॉल लाइक दिस वन, है ना, इसमें से ये तेल भरना चाहते हैं बेटा, ये 0.5 लीटर का है, तो कितने ऐसे बॉटल्स भरेंगे, कितने बॉटल्स भरेंगे। द नंबर ऑफ बॉटल्स विल बी इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ बॉटल्स विल बी इक्वल टू बेटा, देखो 25,000 है टोटल, 2500 लीटर है ना, एंड 0.5 लीटर का एक बॉटल है। इसको मिलीलीटर से हमने लीटर में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि यूनिट बराबर होना चाहिए। यहां देखो ये 2500 लीटर है, तो ये जो 2500 लीटर है और ये जो यूनिट है 0.5, ये लीटर में दोनों होना चाहिए बेटा, या मिलीलीटर में दोनों हो, दोनों जिस भी यूनिट में हो दोनों बराबर यूनिट में होने चाहिए। ठीक है, ये देखो यहां से काटेंगे, एक पॉइंट इधर कर दो, एक पॉइंट खिस्सा के इधर कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा 25,000 n/5, है ना जी। यहां से 5 पंजे 25, यानी कि 5000 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, 5000 बोतलें भरी जा सकती हैं। ठीक है जी, 5000 बोतलें भरी जा सकती हैं। चलिए 56 में आइए बेटा, क्वेश्चन 56। अ बैंक अपॉइंटेड अ डेली वेज अर्नर फॉर 42 days. He took charge in the bank on April 10. On which day his tenure will be completed. एक बैंक ने एक दैनिक वेतन भोगी को 42 दिनों के लिए कार्य के लिए नियुक्त किया। उसने 10 अप्रैल को बैंक में कार्यभार संभाला, तो उसका कार्यकाल किस दिन पूरा होगा। देखो बेटा, कह रहा है एक बैंक ने एक किसी डेली वेज अर्नर को, मतलब एक तरीके से एक जो है आदमी को काम पे रखा, कर्मचारियों को काम पे रखा, जिसको उसने कहा कि 42 दिन आपका काम चलेगा, है ना, आपका काम 42 दिन का है, 42 दिन आप यहां रहिए, नाश्ता पानी कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, उसके बाद आपकी विदाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसने जो है 10 अप्रैल को काम संभाला। 42 दिन कितना होगा बेटा, यानी कि 10 अप्रैल से 42 दिन आगे कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। देखो जरा बेटा, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, बात समझो, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, है ना। यानी अगर हम अप्रैल की बात करें बेटा, हम अगर अप्रैल की बात करें
तो अप्रैल में है 30 दिन, 30 दिन में से 10 दिन तो पहले ही बीत चुका है क्योंकि उसने 10 को काम संभाला, तो -10 कर दो, तो भाई 20 दिन अप्रैल में उसका बीता है ना। अप्रैल में उसने अपने 20 दिन बिताए, अब उसको रहना है 42 दिन तक, तो कितना दिन बचा बेटा? देखो अप्रैल में 20 दिन तो उसका निकल चुका, 20 दिन निकल चुका ऑलरेडी, टोटल 42 डेज के लिए वो आया था, जिसमें से 20 दिन उसका ऑलरेडी बीत चुका है, यानी कि 22 दिन और रहना है उसको, 22 दिन रिमेनिंग है, और वो 22 दिन किस में रहेगा? मई में रहेगा, यानी कि 22 मई को कर दी जाएगी उसकी छुट्टी, है ना, 22 ऑफ मई, ठीक है, 22 ऑफ मई, 22 मई को उसकी हो जाएगी छुट्टी बेटा, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ प्लेन फिगर, इसमें से किसको एक समतल आकृति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? प्लेन फिगर माने क्या बेटा? जैसे मान लो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, अगर वो यहां पे बनाना संभव है, 2 डायमेंशन है सिर्फ, 2D फिगर को बोलते हैं प्लेन फिगर, क्लास में पढ़ाया मैंने आपको कि स्क्वायर एक प्लेन फिगर है, बिल्कुल बोर्ड पे बनाया जा सकता है, सर्कल एक प्लेन फिगर है, बिल्कुल बेटा, रेक्टेंगल एक प्लेन फिगर है ना, क्या? अच्छा हाँ, तो इन सभी, ये सारे के सारे प्लेन फिगर है बेटा, यानी इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको जो है आप समतल आकृति के रूप में नहीं वर्गीकृत कर सकते, सभी को कर सकते हैं, यानी कि आंसर होगा नन ऑफ दिस, कोई भी ऐसा नहीं है जिनको आप प्लेन फिगर के रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते, सारे के सारे प्लेन फिगर है, सो द ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव। अगला सवाल, अ कन्फेक्शनर सेल्स अ डजन लड्डूज फॉर ₹42, एक दर्जन लड्डू एक दुकानदार हलवाई जो है 42 रुपए में बेचता है। इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ईच लड्डू इज 2.25 एंड ही सेल्स अ टोटल ऑफ 100 लड्डूज, हाउ मच प्रॉफिट डज ही मेक? देखो बेटा, एक हलवाई एक दर्जन लड्डू 42 में बेचता है बेटा, यानी कि एक दर्जन मतलब 12 लड्डू, तो 12 लड्डू वो बेचता है 42 रुपीज में। एक लड्डू का दाम कितना होगा बेटा? सेलिंग प्राइस, एक लड्डू कितने में बेचेगा? बोलो, 42/12 है ना, 6 दूना 12, 6 सते 42, यानी कि एक लड्डू बेचा 3.5 रुपए में, 7/2 का मतलब हो गया 3.5, एक लड्डू बेच रहा है 3.5 रुपए में, और कह रहा बेटा कि एक लड्डू बनाने की लागत है 2.25, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया सेलिंग प्राइस, और एक लड्डू का कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा? 2.25, यानी कि एक लड्डू के ऊपर उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? बताओ बेटा, आप सभी को यह बात पता है मुन्ना, और भली भांति पता है कि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितना भी सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस घटा दो एंड यू विल गेट द प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 3.5 माइनस कॉस्ट प्राइस, उसमें से माइनस कर दो बेटा, घटा दो, तो 1.25 रुपीज का एक लड्डू के ऊपर, है ना, एक लड्डू के ऊपर 1.25 रुपए का प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो अगर वो 100 लड्डू बेचेगा, 100 लड्डू, इफ ही इज सेलिंग 100 लड्डू, अगर 100 लड्डू बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा बेटा? एक लड्डू के ऊपर इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो बता दो जरा कि 100 लड्डू के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा? 1.25 इंटू 100, यानी कि 125 रुपए का प्रॉफिट होगा, है ना। 100 लड्डू के ऊपर 125 रुपए का प्रॉफिट होगा, आंसर होगा बेटा डी। अच्छा, जो बच्चे लास्ट तक जुड़े रहेंगे, मैं आप सभी को एक कूपन कोड बताऊंगा जिसका यूज करके बेटा आप सभी, ये जो मॉडल पेपर आपका है अभी फिलहाल आपको दिया जा रहा है, 50 मॉडल पेपर की जो सीरीज है हमारे ऐप के अंदर, 15 मॉडल पेपर की सीरीज बेटा, ये अभी फिलहाल है 799 रुपए का, है ना। एक लास्ट तक जो बच्चे जुड़े रहेंगे उनको एक ऐसा कूपन कोड बताऊंगा बेटा जिसका यूज करके आप इस पे डायरेक्ट 500 रुपए का ऑफ पा जाओगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में बेटा आपको ये 50 मॉडल पेपर की सीरीज मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ। और इसमें आपका क्या है, लेटेस्ट सिलेबस है, देखो सिलेक्शन इसी से होगा, अगर आप ये कर लिया आपने बढ़िया से, तो सिलेक्शन इसी से होगा बेटा, इस मॉडल पेपर से ही सिलेक्शन होगा। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना, उसमें मॉडल पेपर है, एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन होगा, हैव यू एनी कूपन कोड, ऐसा कुछ लिख करके आएगा, वहां पे अप्लाई कर देना, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलो ये देखो 59, द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर इफ, और वो कूपन कोड बेटा आज के लिए वैलिड रहेगा, तो आज ही आप अप्लाई कर लेना बस, ठीक है। चलो,
in the given figure, if EC is parallel to AB, angle ECD is equal to 75 degree and angle BDC is equal to 25 degree. Then find angle OBD. ठीक है, दिए गए चित्र में यदि EC is parallel to AB, अगर EC AB के पैरेलल है और ECD 75 डिग्री है तो और BDC 25 डिग्री है, तो OBD का मान आपको बताना है। देखो बेटा फिगर में सब कुछ दिया हुआ है, आपको बताना क्या है, OBD की वैल्यू, OBD की वैल्यू सिर्फ देखो OBD की वैल्यू बतानी है आपको, मतलब ये एंगल आपको निकालना है। कह रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल है बेटा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ध्यान से समझना, हम इस लाइन को बोल सकते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। ये तिर्यकछेदी रेखा है बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसको काटते हुए जा रही है, तो ये कौन सा कोण बन रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। और हमने आपको बताया कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं, है ना, संगत कोण बराबर होते हैं बेटा, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये हो गया 75 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब आपसे कह रहा है बेटा ये एंगल निकालो, समझो बेटा, यहां से देखना, समझना, यहां से ये क्या है, ये जो लाइन है इसके ऊपर 180 डिग्री टोटल बनेगा, जिसमें से सिर्फ इतना तो 75 हो गया, तो ये वाला कितना होगा बेटा, ये वाला बताओ, 180 माइनस 75, यानी ये जो आपका होगा 180 माइनस 75, तो ये तो 105 डिग्री हो गया। कौन, ये 105 डिग्री। अब समझो बेटा, आपसे ये एंगल पूछा, देखो OBD का मान आपसे पूछा है, यानी OBD यानी ये एंगल पूछा है, समझना ये एक ट्रायंगल बन रहा है, सही बात है। देखो रुको जी, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तुम्हारी सहूलियत के लिए, बेटा देखना, बात ध्यान से समझना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और आप सभी जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का समेशन होता है 180 डिग्री। ठीक, आप मान लो कि ये x है, इसी की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि x प्लस 105 और प्लस 25 डिग्री मिला करके 180 डिग्री होगा बेटा, बोलो हाँ, ये मिला करके 180 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो। ठीक, चलिए, तो अगर ये 180 डिग्री के बराबर है तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ो, कितना होगा 130, तो 180 माइनस इधर जाके 130 माइनस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू बेटा 50 डिग्री। सही बात है, बोलो बेटा हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ बोलो सभी, यस। चलिए, अगर डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा तो डी को लॉक करते हुए आगे बढ़ा जाए। ये 59 क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 60। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज करेंगे बेटा, विल बी डूइंग लैंग्वेज आफ्टर दिस। लैंग्वेज किधर गया, हाँ लैंग्वेज पूरा है, इसमें टेंशन मत लो। और अगर हाँ इसमें क्लियर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है तब तो अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं दिखता तो मैं काम करता, तुम लोग को वो PDF जो बड़ा वाला है उसमें खोल करके दिखा देता। ठीक है, यहां पे देखो कह रहा बेटा अगर ऐसा है तो बताओ व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ये कह रहा है कि 5/12 जो है बेटा वो उससे बड़ा कौन है x/3 और इससे बड़ा कौन है 11/12। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां देखो यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, तो हम सोच रहे हैं यहां भी 12 आ जाए। कैसे 12 आएगा, यहां पे इंटू 4 करो, इंटू 4 करो, यानी अब आप कह सकते हो बेटा कि 5/12 इज ग्रेटर देन 4 इंटू एक्स, 4x हो गया अपॉन 12 इज ग्रेटर देन 11/12, यानी बेटा नीचे हर जगह 12 हो गया, तो इसको हटा दो आप, यानी कि 5 से बड़ा 4x है और 4x से बड़ा 11 है ना। ये बात क्या इतनी समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो x की जगह पे 5 रख के देखो, अगर x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 एंड 4x मतलब 4 इंटू 5 11, तो 5 से बड़ा 20 और 20 से बड़ा क्या 11 है? नहीं, ये गलत है। क्यों? 20 से बड़ा 11 थोड़ी है बेटा, तो x की जगह 5 नहीं हो सकता। क्या x की जगह 1 हो सकता है? जरा रख करके देखते हैं भाई। 5 से क्या बड़ा बेटा 4 है, 4 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 5 से बड़ा ये 4 आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता ना, तो ये भी नहीं हो सकता। x की जगह पे क्या 3 आएगा? देखो 5 से बड़ा
x की जगह पे 3 रखें तो 4 इंटू 3 एंड 11, तो 5 से बड़ा 12 तो है, लेकिन 12 से बड़ा क्या है? 11 है? नहीं, तो 12 से बड़ा 11 है ही नहीं। यहां पे देखो ये कह रहा है कि भाई 12 से बड़ा 11 है, 11 इज ग्रेटर देन 12, 12 की तरफ छोटा है, 11 की तरफ बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। भाई 3 नहीं होगा, एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ना बेटा? बहुत ही शानदार सवाल है ये। चलो ठीक है, आइए बेटा, अब एक काम करेंगे, एक जो कूपन कोड मैं आपको बताने वाला था वो बता दे रहा हूं, फिर लैंग्वेज की क्लासेस करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, ये जो मॉडल पेपर की सीरीज सुनो, यूट्यूब पे तो ठीक है मैं करा रहा हूं कुछ कुछ चीजें, लेकिन सारी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं हो पाएंगी बेटा। इसमें से कुछ क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, बाकी अगर 50 मॉडल पेपर की सीरीज आपको चाहिए विद वीडियो सॉल्यूशन, पूरा सिलेबस कवर, ऐसे ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसा ही पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है, ये वाला पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप प्रिंट करो, शेयर करो, कुछ भी करो, कोई पाबंदी नहीं है ना? ठीक है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। मैं कूपन कोड एक बता दे रहा हूं जिससे आपका ये पीडीएफ, ये जो मॉडल पेपर पूरा है, मतलब वीडियो सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ मॉडल पेपर की वैल्यू नहीं है, मॉडल पेपर तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, बुक में मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन प्रॉपर मैं पढ़ाऊंगा वहां पे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया एक एक चीज, है ना, फाइनल रिवीजन के लिए बेटा। तो ये जो है आपको बहुत ही किफायती दामों में मिल जाएगा। मैं आपको कूपन कोड बता दे रहा हूं, आप ऐप में जाना बेटा, सिर्फ आज के लिए है कूपन कोड, डेली अप्लाई नहीं होगा। अगर आप कभी बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ आज के लिए है, आज रात तक अगर यूज कर लिया आपने तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये है MP204, ये कूपन कोड है बेटा, ये अप्लाई कर लेना, है ना? आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना, देखो मैं बता दे रहा हूं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ऐसे जब ऐप डाउनलोड करोगे बेटा, द्रोण स्कूल का ऐप, ऐसा कुछ दिखेगा सामने, देखो ऐसा कुछ दिखेगा बेटा, होम स्क्रीन पे हमारा ऐसा ऐप दिखता है, देखो ये ऐसा ऐप दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे चले जाना टेस्ट सीरीज के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है? मॉडल पेपर का एक कोर्स मिलेगा बेटा, वहां जब कोर्स के अंदर जाओगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो एक ऑप्शन आएगा हैव एनी कूपन कोड, या ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, डू यू हैव एनी कूपन कोड, तो वहां पे आप ये लिख देना MP204, है ना? उसके बाद आप क्या करना कि आगे यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो आपके व्हाट्सएप पे और मैसेज पे एक SMS चला जाएगा, है ना? एक SMS चला जाएगा बेटा, उस SMS पे आप क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके मॉडल पेपर के इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ ये कूपन कोड आज के लिए जो है वैलिड है, MP204, तो ये कूपन कोड है, इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है? चलिए लैंग्वेज करते हैं बेटा, हिंदी करा, पहले इंग्लिश कराता हूं फिर हिंदी कराऊंगा। देखो पैसेज पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, तो पैसेज पढ़ो ध्यान से, टाइम लगता है, सीखोगे तभी जब पैसेज को पढ़ोगे, ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ के समझो बेटा, जो मेन की पॉइंट्स है वो मैं आपको बताते चलूंगा, है ना? ये राहुल के बारे में एक पैसेज दिया हुआ है, राहुल नाम का एक लड़का है, तो उसका रिजल्ट आने वाला रहता है ना? उसके बारे में दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला रहता है। अब वो रात भर एकदम परेशान है कि कल रिजल्ट आने वाला है, क्या होगा, फेल ना हो जाऊं कहीं डर लगा हुआ है उसके मन में, बहुत परेशान है, रात भर जाता है, मंदिर जाता है, फिर आता है, कुछ बेटा वो गाना गाने का बहुत शौकीन था, तो गाना गाता है, चेयर पे बैठे बैठे सो जाता है, फिर जो है सुबह होती है, उसकी माँ जगाती है, वो रिजल्ट देख करके आता है तो बड़ी खुशी खुशी घर आता है ना? तो पैसेज मोर और लेस इसके बारे में है बेटा, इसके बारे में पैसेज। हाँ आर्यन बेटा, उसके लिए ना एक बार आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, उस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया तो एक बार कॉल कर लेना आप। तो देखो बेटा, तो उसके बारे में है, अब ये पैसेज पढ़ना है, आपको आंसर देना है। व्हाई डिड राहुल स्टे अवेक थ्रू आउट द नाइट, यानी कि राहुल पूरी रात क्यों जगता रहा। देखो यहां पे लिखा है क्यों जगता रहा बेटा, क्योंकि उसके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। देखो यहां लिखा हुआ है थ्रू आउट द नाइट ही सैट इन अ चेयर सिंगिंग बट ही स्टिल डिडंट फील एनी बेटर सो ही गॉट अप हिज आईज, सब कुछ पढ़ोगे तो यहां पे देखो बेटा, इट वाज द डे ऑफ हिज एग्जाम रिजल्ट विच हैड केप्ट हिम एंग्सियस, यानी उसके एग्जाम का दिन था, एग्जाम रिजल्ट का दिन था, इसीलिए वो जो है चिंतित था, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। व्हाट डज, अच्छा यहां से आप पढ़ भी सकते हो बेटा, अभी साथ साथ मेरे पढ़ो भी, हिंदी वाला भी इसके बाद कराऊंगा। अच्छा कोई पूछ रहा सर कूपन कोड से क्या फायदा, बेटा कूपन कोड ये जो यूज करोगे ना
तो आपका ये जो मॉडल पेपर 799 में अभी है 799 रुपए का, ये 799 में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेटा 299 रुपए में आपको मिल जाएगा, सिर्फ 299 रुपए में पूरा 50 मॉडल पेपर की सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ इतना भारी हैवी डिस्काउंट जो है मेरी लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मिल रही है, तो आप जरूर से यूज करना। चलिए, What does the word anxious mean in the sentence? Rahul was feeling anxious. Rahul was feeling anxious यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे anxious का मतलब क्या है ये आपसे पूछ रहा है बेटा। anxious का मतलब है कि किसी चीज को लेकर के परेशान रहना, चिंतित रहना, वरीड रहना, है ना। तो एंशियस का मतलब बेटा यहां पे काम का मतलब तो शांत होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। जॉयफुल का मतलब हैप्पी हो सकता है, बट हैप्पी होता है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक्साइटेड का मतलब कि बहुत रोमांचित है किसी चीज को लेकर के, कि वाह मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है और मेरा रिजल्ट आने वाला है, मजा आएगा तो देख करके। वो बेटा पता नहीं कैसे करके आया था, वो जो है चिंतित था, वरीड था, है ना। तो यहाँ पे एंशियस का मतलब ये नहीं है कि बहुत खुश था, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो है वरीड था, यानी कि नर्वस था। Which part of the speech is the word exceptionally in the sentence? Rahul passed class 11 with exceptionally good marks. देखो, राहुल जो है एग्जाम को पास किया, राहुल ने अच्छे मार्क्स से पास किया। तो यहां पे अच्छा क्या है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स, कैसा मार्क्स, गुड मार्क्स। तो अच्छा यहां पे क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव के बारे में भी बता रहा है कि बहुत अच्छे मार्क्स के पास किया, बहुत अच्छे मार्क्स से उसने पास किया। एक्सेप्शनली गुड मार्क्स, है ना, एक्सेप्शनली गुड मार्क्स, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास किया। यानी कि एडजेक्टिव के बारे में कोई चीज बता रहा है तो उसको एडवर्ब बोलेंगे। इंग्लिश में वर्ब के बारे में कोई चीज बताए तो उसको बेटा एडवर्ब बोलेंगे। एडजेक्टिव के बारे में कोई चीज बताए, कोई चीज क्वालिफाई करे, उसको एडवर्ब बोलेंगे, है ना। दोनों चीजों को एडवर्ब बोलते हैं। तो ये एडवर्ब बेटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। राहुल्स मदर वोक हिम अप, यहां पे रहेगा बेटा वोक हिम अप। राहुल की मां ने उसको सुबह जगाया। देखो कहां लिखा हुआ है, राहुल्स मदर केम एंड वोक हिम अप, यानी कि सुबह उसने जगाया। पास्ट की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है बेटा, इसीलिए ये कह रहा है कि वोक हिम अप, है ना। What phrase best describe the Rahul's feeling after seeing his exam result? देखो जब पैसेज को पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि राहुल was very happy. Very happy. Why was he very happy? Because he passed the exam with very exceptional mark, very good marks, है ना। तो बहुत अच्छा, वो खुश था यार। कौन नहीं खुश होगा बेटा, बताओ। तुम्हारे अगर रिजल्ट अच्छे आ जाए, नवोदय में पास हो जाओ बेटा, तो क्या खुश नहीं रहोगे, है ना। तो यस, तो सो ही वॉज वेरी हैप्पी, इनक्रेडिबली हैप्पी, मतलब बहुत ज्यादा खुश था बेटा। ही वॉज इनक्रेडिबली हैप्पी, द ऑप्शन ए। डिसअपॉइंटेड मतलब दुखी, नहीं 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 नहीं। एंग्जियस मतलब नर्वस था क्या, ना नर्वस था, नहीं बिल्कुल नहीं बेटा। ही वॉज एक्सेप्शनली हैप्पी। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूं, तुम्हें इसमें पैसेज दिखा देता हूं, देख लेना। अगर इसमें अच्छा दिखेगा तो यही सही रहेगा बेटा, है ना। अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो इसमें हम लोग इंग्लिश का पैसेज इसमें कर लेंगे। ये देखो, ये इसमें ठीक दिख रहा है क्या, बताओ। क्या इसमें ठीक दिख रहा है, इसमें ठीक दिख रहा है या उसी में ठीक दिख रहा था? जैसे बोलोगे मैं करा दूंगा बेटा। चलो बोलना बेटा, तुम बता देना। पैसेज 2 देखो, पैसेज 2 दिया गया है आपका पेट्रोलियम के बारे में। पैसेज 2 आपका है बेटा पेट्रोलियम के बारे में, है ना, कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम की उत्पत्ति कहां हुई, पेट्रोलियम का लैटिन वर्ड वगैरह दिया हुआ है इसमें। तो सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ इसमें ठीक दिख रहा है, चलो ठीक है बेटा। तो सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे और आंसर्स करेंगे। व्हाट इज पेट्रोलियम कॉमनली नोन फॉर, नोन एज, पेट्रोलियम को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? देखो पेट्रोलियम इट इज कॉमनली नोन एज क्रूड ऑयल या फिर ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम को बेटा क्रूड ऑयल या फिर ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें एक समस्या पता है क्या बेटा, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आप साथ साथ ये पढ़ नहीं पाओगे। अब इसमें देखो अच्छा है, साथ साथ इस चीज को पढ़ भी पाओगे, तो इसी से करो, ठीक है। थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो का, 1080p पे कर लो, इसी से पढ़ो बेटा, ये ज्यादा बेहतर है। साथ साथ इसमें लिखा रहेगा ना तो ये पढ़ पाओगे ज्यादा अच्छे से। चलो नेक्स्ट, व्हाट कॉज पेट्रोलियम टू हैव ए बैड स्मेल, पेट्रोलियम में बैड स्मेल क्यों आती है बेटा? क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे इट स्मेल्स बैड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के कारण बैड स्मेल आती है।
द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टू लैटिन वर्ड्स, यहां लिखा हुआ है द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स पेट्रा मतलब रॉक एंड ओलियम मतलब ऑयल। तो पेट्रा और ओलियम से डिराइव किया गया है, ऑप्शन रहेगा बी सही आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड विस्कस गिवन इन द सेंटेंस पेट्रोलियम इज अ ब्राउन विस्कस फ्लूइड। विस्कस का मतलब होता है बेटा जो बहुत चिपचिपा होता है, घना होता है। जैसे अगर आप तेल देखोगे और पानी, तो तेल थोड़ा ज्यादा घना है, थोड़ा ज्यादा चिपचिपा है ना। ग्रीस आपने देखा और ज्यादा चिपचिपा, वैसलिन देखा है ना, तो ये घना है बेटा, विस्कस है। ठीक है, तो विस्कस का मतलब ये हुआ कि कोई चीज थिक हो बहुत, है ना। व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड इम्परमिएबल इन द सेंटेंस पेट्रोलियम इज ट्रैप्ड बिटवीन टू इम्परमिएबल रॉक्स। देखो इस उसमें दिया हुआ बेटा इस पैसेज में कि पेट्रोलियम में जो मतलब जो पेट्रोलियम होता है वो दो इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में फंसा हुआ होता है। अच्छा, परमिएबल को कैसे याद रखोगे? परमिशन से याद रखो कि परमिशन दे रहा है कोई बाहर जाने के लिए। इम्परमिएबल मतलब परमिशन नहीं दे रहा है, यानी दो ऐसी चट्टाने, ऐसी रॉक्स, बेटा हिंदी भी कराऊंगा है ना, दो ऐसी चट्टाने जिनके बीच से तेल निकल ना पाए, रिस ना पाए, उसके बाहर ना जा पाए, है ना। तो इम्परमिएबल का हो जाएगा बेटा पोरस। पोरस का मतलब होता है जैसे कि मान लो आपका ब्रेड है, तो ब्रेड के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो पोरस है। पानी यहां से गिराओगे नीचे चला जाएगा। पोरस मतलब जिसमें पोर्स हो, जिसमें छेद हो। तो इम्परमिएबल का उल्टा हो जाएगा बेटा पोरस। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसका पीडीएफ दे दूंगा तो सारा चीज मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लो बेटा, है ना। उसी में मैं ऐप के अंदर ही डाल दूंगा। ये देखो, ये आपका उसके बारे में आया है। ये पैसेज है रिवोल्ट ऑफ 80, मतलब ये जो पैसेज है बेटा हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा पैसेज है, जिसमें आपको बताया गया है कि 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको जो है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीना और शासन को दे दिया, मतलब क्राउन को दे दिया। जो इंग्लैंड की महारानी थी उनके हाथों में ये शासन दे दिया इंडिया का, जो इंडिया हमारा गुलाम था पहले, तो उस शासन को उसमें दे दिया उनके हाथों में, क्राउन के हाथों में, यानी कि जो वहां की इंप्रेस थी, महारानी थी, उनके हाथों में। What was the main outcome of the Government of India Act 1858? देखो यहां पे लिखा हुआ है बेटा कि दिस लॉ, एक सेकेंड, द मेन आउटकम ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर, ठीक है, द एक्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑफ देयर, अच्छा, द टाइटल ऑफ क्वीन वॉज एबॉलिश्ड। क्वीन का टाइटल हटा दिया गया? नहीं, ये तो नहीं था। द रूल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ये रहेगा बेटा आंसर। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इन 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट अंडर विच द रूल ऑफ इंडिया वॉज स्ट्रिप्ड आउट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जो इंडिया का रूल था, जो इंडिया पे शासन करते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है, नहीं आर्यन वो नहीं हुआ बेटा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया और उसको क्राउन के हाथों में दे दिया गया। तो यही ऑप्शन होगा हमारा बी, कि उसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। हु बिकेम द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट? यानी कि एक्ट को लागू करने के बाद इंडिया का पहला वायसरॉय कौन बना? तो यहां देख लो, आप देखने को मिल जाएगा बेटा, द टाइटल ऑफ रिप्लेस बाय द वायसरॉय ऑफ इंडिया। देखो, लॉर्ड कैनिंग बिकमिंग द फर्स्ट वायसरॉय, तो लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वायसरॉय इसको बनाया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो बेटा, द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाई, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके टाइटल को रिप्लेस करके कर दिया गया वायसरॉय ऑफ इंडिया। वायसरॉय ऑफ इंडिया यहां लिखा हुआ है, देखो, गवर्नर जनरल वॉज रिप्लेस्ड बाई वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज वर्ड अबोलिश्ड इन द सेंटेंस? मतलब इसमें जो अबोलिश्ड है बेटा, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? द एक्ट अबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये जो एक्ट था, ये जो लॉ था, ये जो रूल था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, है ना। तो कोई काम किया, यानी कोई काम करना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है बेटा। तो ऑप्शन होगा बी। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड इनएक्टेड? इनएक्टेड का मतलब होता है बेटा कोई चीज लागू करना, यानी स्टार्ट करना, है ना। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो इनएक्ट कब हुआ था बेटा?
लागू कब हुआ था? 26 जनवरी, है ना? तो उसी तरीके से कोई चीज जब शुरू होती है, जब लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेड, मतलब इनएक्टेड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा डांस के बारे में दिया हुआ है, और खास करके जो लोक नृत्य होते हैं उनके बारे में ये दिया हुआ है, जो कल्चरल हमारे हेरिटेज है उसके बारे में, फोक डांसेस के बारे में इस पैसेज में दिया हुआ है कि डांस इज अ रिदमिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड यूनिवर्सल आर्ट फॉर्म दैट हैज एग्जिस्टेड सिंस द डॉन ऑफ द ह्यूमन लाइफ, है ना? तो ये सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा। व्हाट डज, अच्छा पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। अच्छा, जब यहां पे मैं सॉल्यूशन कराऊं बेटा, तो एक काम करना, जितने भी बच्चों ने कोर्स ले रखा है एक काम करना, सबसे पहले आप करके आना मॉडल पेपर, और यहां जब सॉल्यूशन कराएंगे तो मजा आएगा बेटा, क्योंकि आपने पहले से करा हुआ है। यहां पे लाइव सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपको देख करके वो अच्छा लगेगा, वो समझ में आएंगी चीजें, जो चीज वहां पे आपको नहीं समझ में आया होगा यहां समझ में आएगा। व्हाट डज डांस प्राइमरली एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज? डांस पैसेज के हिसाब से प्राइमरली किस चीज को एक्सप्रेस करता है? डांस इज अ रिदमिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इमोशंस को बेटा डांस एक्सप्रेस करता है। ऑप्शन बी। Which of the following is not mentioned as a factor of influencing the variety of folk dances in India? यानी इंडिया में जो फोक डांसेस है, जो लोक नृत्य हैं, जैसे कुचिपुड़ी आपका हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश का हो गया, है ना, घूमर हो गया राजस्थान का हो गया, ठीक है, क्षत्रिया हो गया आपका आसाम का हो गया। तो ये जो लोक नृत्य हैं इनको क्या चीज इफेक्ट नहीं करता है उसके बारे में पूछा गया बेटा। नॉट मेंशन्ड, है ना, नॉट मेंशन एज अ फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द वैरायटी ऑफ फोक डांसेस इन इंडिया। देखो भाई, although Indian folk dances are difficult to classify, they are generally grouped in 4 categories। ये सब दिया हुआ 4 कैटेगरी बेटा। अच्छा, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास, क्लाइमेट, किसके बेस पे ये इफेक्ट नहीं होता है? देखो, these dances vary according to रिलीजन के हिसाब से वेरी करता है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से वेरी करता है, कास्ट के हिसाब से वेरी करता है ना? यानी कास्ट मतलब आपका सोशल क्लास हो गया, जो कास्ट यहां पे दिया हुआ है। क्लाइमेट के हिसाब से वेरी नहीं करता है, मतलब पैसेज में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। हाँ यशवंत बिल्कुल सही बेटा। नहीं आर्यन, ऑप्शन बी नहीं बेटा, ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि नॉट मेंशन्ड, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए 78 क्वेश्चन देखो। रॉफ, हिकुट एंड मंदजात आर फोक डांसेस फ्रॉम। रॉफ, हिकुट और मंदजात कहां के फोक डांसेस है बेटा? आपको यहां से देखने को मिलेगा कि रॉफ, हिकुट एंड मंदजात आर फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के फोक डांसेस है। द फोक डांस बिहू फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? बिहू आसाम का जो है आपका फोक डांस है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो कहां पर लिखा हुआ है कि बिहू इज द प्राइमरी फोक डांस ऑफ असम, तो असम का बिहू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? देखो ये जो पैसेज है चूंकि फोक डांसेस के बारे में है, लोक नृत्य के बारे में है, तो इसका सुटेबल पैसेज क्या होगा, सुटेबल टाइटल क्या होगा? द इवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल डांसेस? नहीं बेटा नहीं। इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ फोक डांसेस? यस, फोक डांसेस के बारे में दिया हुआ है। इसमें यह दिया हुआ कि भाई इंडिया में कितने वैरायटी ऑफ डांसेस है, कितनी विविधता है डांसेस में। आप उत्तर भारत में जाओगे अलग तरह के नृत्य आपको देखने को मिलेंगे, दक्षिण भारत में अलग तरह के नृत्य देखने को मिलेंगे, चाहे आप पूर्वी भारत में जाओ अलग तरह के नृत्य देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से हमारा डाइवर्सिफाइड कल्चर है उसी प्रकार से डाइवर्सिफाइड जो है डांसेस हैं, उसी प्रकार से डाइवर्सिफाइड हमारा फूड है, हमारी संस्कृति है, बोलियां हैं, भाषाएं हैं बेटा, है ना? तो कहने का मतलब कि ये जो पूरा पैसेज है वो डांसेस के बारे में दिया हुआ है पूरे इंडिया में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको कौन सा बोलो? ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बेटा अब हिंदी के सवाल करते हैं। सेम जो चीजें हैं वही हिंदी में भी हैं, बस ध्यान रखना कि वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में है। दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर है, सो सेम चीज यहां पे हिंदी में भी आपको मिलेगा। राहुल के बारे में दिया हुआ है कि राहुल जो है, राहुल का रिजल्ट आने वाला था। वैसे मैंने इंग्लिश में बता ही दिया है, तो हिंदी में भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे कि राहुल का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए राहुल बहुत जो है चिंतित था बेटा। तो राहुल को रात भर क्यों नहीं नींद आई, क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि परीक्षा के परिणाम को लेकर के वो चिंतित था, इसीलिए नहीं सो पाया। वाक्य राहुल के मन में कुछ चिंता बनी हुई थी। चिंता का अर्थ क्या है बेटा बताओ? चिंता बनी हुई थी, शांत नहीं, प्रसन्न नहीं, उत्साहित नहीं, व्याकुलता, कुछ व्याधि, कुछ कष्ट उसके मन में है, कुछ चीज जो है एंग्सियस है किसी चीज को लेकर के, है ना? सोच रहा है कि कुछ क्या होगा, गलत हो, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं बेटा। न सबको डर रहता है भाई एग्जाम का,
एग्जाम रिजल्ट का दिन है, तो सबको डर रहता है कि हम पास होंगे, फेल होंगे, क्या होगी हमारी नीयत, क्या होगी, जैसा किए रहोगे वैसा होगा। तो जितनी मेहनत करोगे तुम एग्जाम में वैसा ही होगा। यहाँ पे देखो बेटा, राहुल के मन में कुछ चिंता बनी हुई थी। चिंता का क्या अर्थ है? चिंता का शांत, प्रसन्न, व्याकुल, उत्साहित है क्या? नहीं, चिंता का अर्थ है व्याकुल था, कोई परेशान है। राहुल ने कक्षा 11 बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की में अच्छे शब्द का व्याकरणिक रूप क्या है? देखो भाई, राहुल ने कक्षा 11 बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। अच्छा, बहुत अच्छे अंक, बुरे अंक, अच्छे अंक, ज्यादा अंक, कम अंक, तो बुरे, अच्छे, ज्यादा, कम, ये सभी क्या है? विशेषण है, क्योंकि अंक जो संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो क्या कहलाएंगे बेटा? विशेषण कहलाएंगे। ये क्या है बेटा? विशेषण। ऑप्शन ए। चलो, खाली स्थान भरे। सुबह राहुल की मां ने उसे जगाया, है ना, आई, उठाया नहीं, बुलाया नहीं, कहां लिखा हुआ है? राहुल की मां ने आकर उसे जगाया और नाश्ते के लिए पूछा, तो जगाया ऑप्शन हो जाएगा। राहुल को अपने परीक्षा परिणाम देखने के बाद कैसा महसूस हुआ? बेहद खुश हुआ, निराश था, चिंतित था, घबराया हुआ था? बेटा, खुश हुआ, निराश था, चिंतित था, घबराया हुआ था, कैसा था? बहुत अच्छे, एक्सेप्शनली अच्छे मार्क्स से उसने पास किया, तो अच्छा खुश होगा ना, तो वो खुश था बेटा, बेहद खुश था। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम के बारे में हमने डिस्कस किया इंग्लिश वाले पैसेज में। इस पैसेज में पेट्रोलियम के बारे में दिया हुआ बेटा, ठीक है, कि पेट्रोलियम का जो पेट्रोलियम वर्ड है वो कहां से, किन लैटिन शब्दों से आया है, अलग अलग मीनिंग क्या है उसका, है ना, पेट्रोलियम की पहले खुदाई कहां हुई थी, यही सब दिया हुआ है इसमें। पेट्रोलियम को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? कच्चा तेल और काला सोना। देखो, आमतौर पर कच्चा तेल और काला सोना के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण आती है? पेट्रोलियम में बेटा दुर्गंध आती है, मतलब बैड स्मेल आती है, जो किस कारण आती है? इसमें सल्फर युक्त यौगिकों की उपस्थिति के कारण दुर्गंध आती है। तो सल्फर युक्त यौगिकों की उपस्थिति, ऑप्शन होगा सी। चलिए 68, इसमें देखो बेटा, पेट्रोलियम शब्द किन दो लैटिन शब्दों से लिया गया है? देखो, पेट्रा और ओलियम, इन दो लैटिन शब्दों से लिया गया है। देखो यहां लिखा हुआ है पेट्रा और ओलियम शब्दों से ये पेट्रोलियम बना है, ठीक है, ये हो गया। वाक्य पेट्रोलियम में भूरे रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है में तरल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तरल का मतलब क्या होता है बेटा? कि कोई चीज द्रव हो, ठोस ना हो। पानी तरल है, तेल तरल है, हवा भी तरल है, फ्लूइड है ना बेटा। और बहुत ही, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो तरल में हम पानी, तेल, दूध, पेट्रोल ऐसी चीजों को लेंगे, तो जो चीज द्रव हो उसको तरल बोलते हैं। वाक्य पेट्रोलियम अभेद्य चट्टानों के बीच फंसा होता है में चट्टान का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, कह रहा है बेटा। देखो, पत्थर का मतलब चट्टान होता है, पाषाण मतलब पत्थर, चट्टान, शील मतलब पत्थर, चट्टान होता है, सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, है ना। तो सतत का मतलब पत्थर नहीं है यहां पे, तो हमारा ऑप्शन ये बस नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटा, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया 1858 में, उसको दिया गया बेटा उसमें, है ना। तो ये हिस्ट्री के बारे में जो है पैसेज दिया गया है, जैसा कि मैंने इंग्लिश में आपसे डिस्कस किया। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था? मुख्य परिणाम था ये बेटा, भारत सरकार का जो अधिनियम लाया गया 1858 में, कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। देखो 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी को सौंप दिया गया था। ऑप्शन बी। अधिनियम लागू होने के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो अधिनियम लागू होने के बाद बेटा भारत का पहला वायसराय जो बना वो था लॉर्ड कैनिंग, तथा लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम किससे बदल दिया गया? तो जो पहले भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको वायसराय का नाम दे दिया गया। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बेटा भारत का वायसराय। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, वाक्य अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया में समाप्त शब्द का व्याकरणिक रूप क्या है? देखो, कोई चीज शुरू करना, समाप्त करना, कंटिन्यू करना, जारी रखना,
ये क्या है? ये एक काम के प्रक्रिया को दर्शाता है कि कोई चीज समाप्त हो गया मतलब काम हो गया ना। कोई शुरू हुआ तो शुरू हुआ, ये क्या चीज है बेटा? ये क्या है बोलो? ये काम है, कार्य के होने को दर्शा रहा है ये चीज। यानी यहां पे ये क्या है? क्रिया है बेटा। बेटा आर्यन, मैं कल आप एक बार और कर लेना है ना। व्याकरणिक रूप क्या है? समाप्त कर दिया, इसका व्याकरणिक रूप क्या बेटा? समाप्त है आपका क्रिया। ठीक है। गद्यांश में प्रयुक्त अधिनियमित शब्द का पर्यायवाची क्या है? अधिनियमित का मतलब है कि किसी चीज को लागू करना, शुरू करना, लोग उसको जब मानने लगे, अपनाने लगे तो उसको बोलते हैं अधिनियमित करना। ठीक है, तो लागू करना हो जाएगा बेटा, अधिनियमित करना का पर्यायवाची हो जाएगा लागू करना। अगला क्वेश्चन देखो, गद्यांश के अनुसार नृत्य मुख्य रूप से किसका प्रदर्शन करता है? यानी गद्यांश के हिसाब से नृत्य किसका प्रदर्शन करता है? नृत्य के बारे में ये अनुच्छेद है बेटा। लास्ट ये जो है वो डांसेस के बारे में अनुच्छेद है। ये जो गद्यांश है वो डांसेस के बारे में है कि देयर आर सो मेनी कैटेगरी एंड वैरायटी ऑफ डांसेस इन इंडिया। फोक डांस, बहुत सारे लोक नृत्य भारत में हमारे हैं और उसके बारे में ये दिया गया है पैसेज। ठीक है, अनुच्छेद 4। देखो, नृत्य मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है और यह एक सार्वभौमिक कला है ना। मानवीय अभिव्यक्तियों का रसमय प्रदर्शन क्या है बेटा? नृत्य है। अभिव्यक्ति मतलब भावनाएं, है ना। तो मानवीय भावनाओं की ये, तो यहां से थोड़ा सा आपको समझना होगा बेटा, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अर्थ समझना होगा कि मानवीय अभिव्यक्ति मतलब मानवीय भावनाओं का एक रसमय प्रदर्शन है। तो ऑप्शन हो जाएगा मानवीय भावनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में लोक नृत्यों की विविधता को प्रभावित करने वाला उल्लेखित नहीं है? तो भारत में जितने लोक नृत्य हैं बेटा, देखो इन लोक नृत्यों में धर्म, व्यवसाय और जाति के आधार पर भिन्नताएं होती हैं, है ना। तो धर्म के आधार पर लोक नृत्य बदलते हैं, व्यवसाय के आधार पर बदलते हैं, जाति के आधार पर बदलते हैं, लेकिन जलवायु के आधार पर नहीं बदलते हैं। पैसेज में मेंशन नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। खाली स्थान भरे। रऊफ, हिकट और मंदजात किस राज्य के लोक नृत्य हैं? देखो यहां से बेटा, रऊफ, हिकट और मंदजात जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य हैं, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। लास्ट सवाल करते हैं, 2 और सवाल बचे हैं। बिहू लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो यहां से आप देखोगे भाई कि जो बिहू लोक नृत्य है वो आपका आसाम का है। कहां दिया हुआ है वो जरा देख लेते हैं। बिहू आसाम का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, बिहू बेटा आसाम का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आपका इसमें हो जाएगा आसाम, असम। ठीक है, गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या, कौन सा होगा? देखो, क्योंकि इस गद्यांश में डांस के बारे में यानी कि नृत्य के बारे में बताया गया है, लोक नृत्य के बारे में बताया गया बेटा, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक वही होगा जो नृत्य से रिलेटेड हो। सिंपल सी बात है। शास्त्रीय नृत्यों का विकास नहीं, इसमें शास्त्रीय नृत्य की बात नहीं हो रही है बेटा, इसमें लोक नृत्य की बात हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। भारत के समृद्ध सांस्कृतिक लोक नृत्य, यस दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। समृद्ध सांस्कृतिक, देखो भारत में एक लोक नृत्य तो है नहीं, भारत में बेटा सैकड़ों लोक नृत्य हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग पहनावा, अलग अलग बोली, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोक नृत्य, अलग अलग सेलिब्रेशन के तरीके, है ना। तो कई सारे उसमें लोक नृत्य हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत के समृद्ध सांस्कृतिक लोक नृत्य। ठीक है जी, चलिए, तो ये यहां पे हमारा होता है समाप्त, यानी कि स्वाहा, खत्म बेटा। ध्यान रखना, जितने बच्चों ने मॉडल पेपर के सीरीज में एनरोल नहीं किया बेटा, इस तरह के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे, तो मॉडल पेपर के सीरीज में जरूर से एनरोल करें। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करें,